अस्सलाम वालेकुम। कैफ वन पसंद करेंगे 5? अच्छा। FAR 1 पसंद करेंगे या 2? अच्छा, चलें जी। आज फिर शुरू करते हैं पढ़ना इंशाल्लाह, क्योंकि जान पहचान तो हमारी पहले से ही है तकरीबन। मेरा नाम उमैर है और आपका नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला है ना, सारे अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है। अच्छा जी। अ, पहली बात ग्रिड की है कि जी ग्रिड्स क्या क्या हैं, कौन कौन से उनमें टॉपिक्स हैं और कितनी वेटेज के आएंगे, तो ये डिस्कस हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आपको सारे टॉपिक्स के तो नाम भी नहीं आते। आपको क्या लगे कि कौन सा टॉपिक किस ग्रिड में है, उसमें से कितने मार्क्स आने हैं, तो वो जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये फ़लाँ ग्रिड का टॉपिक है, इसमें से इतने मार्क्स टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दो तीन बातें ऐसी हैं जो आप लोगों से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ऑनलाइन वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं पहले लेक्चर में वो करना चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं वो परेशान जल्दी होते हैं, दूर होते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, आंसर में थोड़ी सी देर हो जाए तो भी परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ बातें उनके साथ मैं स्टार्ट में करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, अगर ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई मसला हो तो वो, हालांकि ये नंबर पेज के ऊपर गिवन है लेकिन स्टिल बच्चे क्वेश्चन करते हैं। अक्सर जिसको मेरा नंबर मिल जाए वो मुझसे ही पूछ रहे होते हैं। तो बहरहाल कोई मसला हो अगर ऑनलाइन वाले बच्चों को, तो ये मेरे ख्याल में तो नंबर नज़र आ रहा होगा, सही लिखा है ना मैंने? ये 0313476534 कॉल्स के लिए और 0340255616 ये व्हाट्सएप के लिए, ठीक है ना। तो कोई क्यूरी होगी ऑनलाइन वाले बच्चों की तो वो इस पे पूछ लेंगे। दूसरा सवाल जो आप हजरात, ख़वातीनों हजरात का होता है कि बुक कब आएगी, तो बुक अवेलेबल है वॉल्यूम 1, ठीक है जी, वो आप ले सकते हैं। FAR 2 की बुक अवेलेबल है। FAR 1 के बारे में पिछली क्लास में क्या हूँ, 15 दिन में अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये अलान साहब ने बनाई थी, वो मैंने बनानी, इसलिए ज़रा वो लेट आएगी, ये बन गई है, ठीक है। तो ये बुक अवेलेबल होगी, ये आप ले सकते हैं। तीसरी बात ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए है, वो जूम सेशन है। पिछला सेशन हमने जूम सेशंस के ही इस मॉडल को फॉलो किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ेक्टिव रहा है। बेसिकली बात ये होती है कि बात ये है कि एडमिशन के वक्त आपको ये ऑनलाइन वाले बच्चों को बता दिया जाता है कि एक वीडियो है, उसको देख लें। इस वीडियो के अंदर अर्ज़ कर दिया जाता है बच्चों से, मैंने तो ये अर्ज़ किया था कि व्हाट्सएप के अंदर मेरी व्हाट्सएप के अंदर मेरी अवेलेबिलिटी, भाई वो हो जाएगा यार, मुड़ के देखने से कुछ नहीं होगा, इधर ही। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मेरी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। वो आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन के लिए एक ग्रुप्स बने हुए हैं, TAs उसमें मौजूद होंगे। मेरा ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ जूम सेशन होगा वीकली। नॉर्मली क्वेश्चंस इतने आते ही नहीं हैं ऑनलाइन वाले बच्चों के। उसकी वजह दो मेन वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि जो मैंने होमवर्क देना है अगले दिन उसको डिस्कस करना है, ये हमारी रूटीन होती है। तो क्यूरीज़ नॉर्मली होमवर्क के अंदर आती हैं। तो जैसे मेरे फिज़िकल वाले बच्चे हैं, ये आज होमवर्क लेंगे, अगले दिन ये क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, तो उस क्वेश्चन को करेंगे या मैं डिस्कस करूंगा या बच्चों की तरफ से क्वेश्चन आएगा, तो उनका आंसर जब किया जाता है तो वो क्यूरी सॉल्व हो जाती हैं। प्लस फिजिकल क्लास के अंदर, हाइब्रिड क्लास के अंदर मिला जुला के कोई 200-250 बच्चा बैठा होता है। अब वो 200-250 जहन भी ऑलरेडी चल रहे होते हैं, तो उनके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं कोशिश ये करूँगा कि जो क्वेश्चन बच्चों की तरफ से आए उसे रिपीट कर दूँ। आप में से कोई बच्चे एक दो इस जिम्मेदारी को संभाल लें कि सवाल बस इशारा कर दिया करें कि रिपीट कर दें क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों को अक्सर क्वेश्चन वहाँ से आने वाला ऑनलाइन वालों को सुनाई नहीं देता। तो वो क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, उसका आंसर मिल जाता है। तो नॉर्मली क्वेश्चंस की ज़रूरत ऑनलाइन वालों को रहती ही नहीं है इन दो वजूहात की बिना पर। स्टिल कोई आप लोगों का ऑनलाइन में क्वेश्चन होगा तो हम जूम सेशन जो है वो इंशाल्लाह हर मंडे को किया करेंगे, ठीक है जी। तो ये ग्रुप 2 वाले जो बच्चे हैं, अगर को ऑडिट का जूम सेशन होता है तो फिर अब मंडे को बुकिंग ना करवाएं। मंडे की बुकिंग फिर इंशाल्लाह मेरी होगी। हर मंडे को हम इंशाल्लाह जूम सेशन किया करेंगे और अराउंड 2 PM मैं किया करूँगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये 2 PM ही रहे।
क्योंकि इस टाइम में प्लस माइनस होगा तो वो पहले कम्युनिकेट कर दिया करूँगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आपने जूम सेशन के लिए अगर क्वेश्चंस लिखने हों अपने पास, तो वो जैसे आज की क्लास का होमवर्क है तो उसको वेरी नेक्स्ट डे क्लास लेने से पहले उसको क्वेश्चन में नहीं लिखना, बल्कि नेक्स्ट लेक्चर का वेट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर नॉर्मली वो डिस्कस हो जाता है होमवर्क। ठीक है, तो ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए ये 3 बातें मेरे जहन में थी। इसके अलावा कोई बात अगर हुई तो वो फिर मैं कल के लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, ये ज़रा 5-10 मिनट ऑनलाइन वालों के लिए थे मुख्तस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1। बेसिकली तो हमने लेक्चर 1 से पहला टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो है IAS 38 इंटेंजिबल्स का। ये स्टैंडर्ड है इंटेंजिबल एसेट्स का। ठीक है, IAS 38 इंटेंजिबल्स। कोई बच्चा, वैसे मेरा नहीं ख्याल इस क्लास में ऐसा होगा जो ये सोच के आओ कि आज इंट्रोडक्शन होगा, है ना? क्योंकि सबको पता है कि इंट्रोडक्शन तो यही होता है ना हमारा, गपशप, बस पढ़ेंगे नहीं आज, गपशप लगाएंगे बस। ठीक है ना, बस ये हैंड आउट थोड़ा सा एक करेंगे, उसके बाद बस छुट्टी कर लेंगे आज। ठीक है, तो IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। IAS FAR 1 में तो गुजारा चल गया था उनके बगैर भी। ठीक है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जो FAR 1 पिछले सेशन में आपने ख़रीद लिए, आखिरकार पहुंच ही गए होंगे एंड तक आपके पास, तो उनको आपने अब अपने साथ रखना है। और अब हम साथ साथ ही, चूँकि आप ऑलरेडी आप लोगों के पास होने चाहिए स्टैंडर्ड, सबके पास ही ऑलमोस्ट होंगे, उन स्टैंडर्ड्स के अंदर हम साथ साथ जो है वो निशान लगाते रहेंगे जो चीज़ें पढ़ा करेंगे। ठीक है, होपफुली उसको साथ साथ ही हम देखते चलेंगे। तो IAS 38 इंटेंजिबल्स का स्टैंडर्ड शुरू तो करना है, लेकिन इंटेंजिबल्स के स्टैंडर्ड में शायद आज मैं आपको सिर्फ इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ा दूं। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ पुराने स्टैंडर्ड्स जो यहाँ पर यूज़ होने हैं हम उनकी रिवीजन करेंगे, जिन्होंने यहाँ पे IAS 38 में भी इस्तेमाल होना है, जिनमें एक IAS 36 है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, और दूसरा IAS 16 की कुछ बातें हम करके आज की क्लास के अंदर सिर्फ इंटेंजिबल की डेफिनेशन देख के तो इसको क्लोज़ कर देंगे। कल की क्लास में इंशाल्लाह फिर हम इंटेंजिबल की बाकायदा अकाउंटिंग शुरू करेंगे। इंटरनली जनरेट करते हैं जो इंटेंजिबल, उसको हम देखेंगे, उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं IAS 38 तो हमारा टॉपिक है ही, लेकिन IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स जो हमने पढ़ा था, आज हम ज़रा पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, IAS 36 याद है ना बच्चों आप लोगों को? कितने बच्चों को याद है? अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए उनको, कितनों को याद नहीं है? चलें ये सवाल कर लेते हैं, कितनों को याद नहीं है? खड़ा करें, दिलेर बने, क्या हो गया है, डर क्यों रहे? नहीं याद है? हाँ, इंशाल्लाह याद आ जाएगा अभी। ठीक है, आ जाएगा याद, क्योंकि हम इंशाल्लाह उसकी सारी तफसील से बात कर लेंगे। बहुत बारीकियों में तो नहीं जाएंगे जैसे FAR 1 में पढ़ा जाता है, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मोटी मोटी बातें स्टैंडर्ड की हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, अ कंपनी परचेज्ड अ बस कॉस्टिंग 500। एक कंपनी की बस हो गई, उसने बस खरीदी 500 की, 500 की बस, पुराने ज़माने की बात होगी। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2013। इट्स यूजफुल लाइफ इज़, कुछ बातें हैं करते चलें साथ साथ, फिर सवाल एंट्रीज उधर कर लेंगे, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी वहाँ बना लेंगे। ठीक है, सारा काम उधर करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ बातें तो डिस्कस कर लें। यूज़फुल लाइफ के बारे में कहा जा रहा है कि ये 5 साल है। ये यूज़फुल लाइफ होती क्या है, ज़रा ये तो बताएं। FAR 1 में भी हमने पढ़ा हुआ है, ये लाइफ, यूज़फुल लाइफ कहते हैं कि एसेट कितना अरसा इस्तेमाल हो सकता है, कितना अरसा इस्तेमाल हो सकता है, यूज़फुल लाइफ नहीं है। वो कौन सी लाइफ है? ये जो एसी बनाने वाले इन्होंने कहा जी हमने इस एसी को ऐसा पायदार बनाया है कि ये 30 साल तक चलेगा, नस्ल दर नस्ल साथ डॉलेंस हैं जी, ये जो भी है। तो अब उन्होंने 30 साल का दावा किया है कि ये चलेगा, ये इसकी इकोनॉमिक लाइफ है कि कितने अरसे तक इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हमारी अकाउंटिंग के लिए ये रेलेवेंट नहीं है। ये 30 साल इसकी इकोनॉमिक लाइफ है। हम तो बिज़नेस से ये पूछेंगे, जिस बिज़नेस में ये एसी लगा हुआ है, एसिड है ना, एसिड, ठीक है, एसिड की डेफिनेशन भी पढ़ा देता हूँ थोड़ी देर में, आपको भूल ना गई हो। ठीक है, तो ये जो एसी है, हम बिज़नेस से पूछेंगे कि आपकी इंटेंशन इस एसी को कितना अरसा इस्तेमाल करने की है। मिसाल के तौर पे बिज़नेस ने कहा जी हम इसको 5 साल इस्तेमाल करेंगे और 5 साल के बाद हम इसको डिस्पोज कर देंगे और फिर नया एसिड खरीदेंगे। ठीक है, अब इस एसिड की इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ
इकोनॉमिक लाइफ क्या बनी फिर उर्दू में अगर बात करें तो जितने साल इस्तेमाल हो सकता है, जितने साल इस्तेमाल हो सकता है, उर्दू में पढ़ेंगे ना काउंटिंग हम, ठीक है। और इसका मुकाबला हमने पहलवान जो दूसरा लाना है मुकाबले में वो कौन सा है, इसका मुकाबला हमने करना है यूज़फुल लाइफ से। और यूज़फुल लाइफ क्या है जी, बिजनेस, बिजनेस ने कितने साल इस्तेमाल करने की नियत की है, ठीक है। बिजनेस की नियत, बिजनेस की नियत, इंटेंशन कितने साल इस्तेमाल करने की है। जी बच्चों, तो मिसाल के तौर पे इकोनॉमिक लाइफ अभी हमने बोला कितनी है जी 30 साल, लेकिन बिजनेस की नीयत क्या है 5 साल। तो फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रीसिएशन हमारे लिए कौन सी लाइफ रेलेवेंट है, 5 साल की यूजफुल लाइफ रेलेवेंट है। हम इकोनॉमिक लाइफ को क्या कर देंगे, लेकिन ऐसे इग्नोर नहीं करना तो अच्छा नहीं लगता जी, ऐसे इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ओके, सही हो गया। अच्छा, तो फिर डेप्रीसिएशन पर्पस के लिए अकाउंटेंट्स कौन सी लाइफ इस्तेमाल किया करते हैं। अब सिचुएशन क्या क्या आ सकती है, या तो आपको सवाल में देगा लिखकर लाइफ, तो फिर यूज़फुल लाइफ ही है, या वो सवाल के अंदर लिख देगा यूज़फुल लाइफ, फिर तो सत्य ही खैर है, हाँ जी, सत्य खैर है, समझते हैं ना। अच्छा, या फिर वो सवाल में लिख दे सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ और कोई लाइफ सवाल में गिवन ना हो, तो फिर वही इकोनॉमिक लाइफ वही यूज़फुल लाइफ है, फिर मजबूरन वही लेनी पड़ेगी। मसला सिर्फ तब आना है जब एक ही सवाल के अंदर आपको दोनों लाइफ इकट्ठी दे दे, इकोनॉमिक लाइफ भी और यूजफुल लाइफ भी, और दोनों डिफरेंट हों, तो फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रीसिएशन आपने यूजफुल लाइफ यूज़ करनी है, ठीक है। ये ऐसी ज़रा लफ्ज़ बीच में आ गया था तो चलो इस पर डिस्कशन हो जाए थोड़ी सी। तो अ कंपनी परचेज्ड अ बस कॉस्टिंग 500 ऑन यकम जनवरी 13, इट्स यूजफुल लाइफ इज़ 5 साल, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। ऑन 31 दिसंबर 15 अ कंपेटिटर केम। हाँ जी, ये जो कंपेटिटर है ना, ये असल में अब ऊपर वाली बस जो थी ये गुजर त्यारा था, और ये जो कंपेटिटर है ये डाइवो आ गए, उस डाइवो वालों ने उस रूट के ऊपर गाड़ी चला दी है। तो गुजर त्यारे को अब टेंशन पड़ गई है कि हो सकता है अब इतनी सवारियां हमारे पास ना बैठें, ठीक है। इससे आगे का सवाल फिलहाल छोड़ें, मैं तो कहता हूँ यहाँ से आगे ऐसे ही ज़रा थोड़ी देर के लिए छुपा देते हैं, कुछ है ही नहीं समझो सवाल के अंदर, तो यहाँ तक तो सवाल कर लेना, यहाँ तक तो सवाल वैसे ही इंट्रो वाला है, ये सारा कुछ छुप गया फ़िलहाल ऐसे ही, ठीक है। फिर मिटा के इसको ओपन कर लेंगे। तो अगर एक 500 रुपये की बस ख़रीदी है बिज़नेस ने और उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है 5 साल है, और 3 साल के एंड पर हमने आना है, तो सिंपल सी बात है हम 3 साल की एंट्रीज कर सकते हैं, ये एंट्रीज कर सकते हैं। मुश्किल है या आसान है, हैं। इंट्रो चल पड़ी फिर से, तो FAR 1 में जितनी इंट्रो यूज़ होनी है उससे ज़्यादा FAR 2 में यूज़ होनी है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है आपने। बुनियादी चीज़ों से हम चीज़ों को स्टार्ट किया ही करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है ना। ये अकाउंटिंग ऐसे ही है, तो फाइनल तक एक जैसी ही रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर द ईयर एंडेड किस साल में ख़रीदा है भाई इसको, तो 2013 वाले साल की एंट्री सबसे पहले करते हैं जी, ठीक है। ये नज़र आ रहा है लिखते हुए, ठीक है। ये 2 से ज़्यादा बच्चों ने नहीं बैठना जब तक कि रश ना हो जाए, फिर वरना फिर मैं यहाँ से शुरू करूँगा लिखना। तो यकम जनवरी 2013 पर हमने एक बस ख़रीदी है, बस ख़रीद ही ली है, तो बस जो ख़रीद ही ली है उसके ख़रीदने की एंट्री क्या होगी, एसेट लिखना है, चलो एसेट लिख लो, बस लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता, अब आपकी मर्ज़ी है। तो अब मैंने लिख दिया एसेट, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 500 से, ठीक हो गया जी। अब ये एसेट पूरा 1 साल चला होगा 13 में, और 13 के साल के एंड पे हमने इसको डेप्रीशिएट किया 31 दिसंबर 13 पर। डेप्रीशिएशन की एंट्री याद है, गुड, क्या एंट्री थी, हाँ बोलें सब बोलें, हाँ आसान भी लग रहा है फिर भी हाँ बोलते रहना आपने, ठीक है। क्योंकि ऐसे FAR 1 इंट्रो FAR 1 से FAR 2 शुरू हो जाती है, पता ही नहीं चलता, तो फिर बोल रहे होंगे तो आगे भी बोलते जाएंगे ना, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी 500 कॉस्ट है, रेजुअल वैल्यू निल है, लाइफ कितनी है 5 साल। सवाल खामोश हो तो मेथड कौन सा लगाते हैं? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्शन एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या था, कुछ याद है? कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ या इनटू रेट। तो लाइफ गिवन है तो लाइफ से डिवाइड कर दें, तो 500/5 कितना बना? 100 नहीं, जाग। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया जाग। हाँ जी 100 ठीक है। तो डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 100 से। 100 से नहीं 100 से। अगला साल आया, नीचे हो सकती हैं एंट्रीज, भला आमने सामने एंट्रीज ठीक रहती हैं ना। तो 31 दिसंबर 2014 में एसेट दोबारा खरीदेंगे? नहीं खरीदना, ये एंट्री नहीं होगी, तो फिर डेप्शिट भी नहीं करेंगे। खरीदेंगे तो डेप्शिट करेंगे ना, डेप्शिट ना इस्तेमाल हो जा रहा है, एसेट डेप्शिट होता रहेगा, ठीक है। सेम ही होगी जी, देखा सेम नहीं थी ना, 31 दिसंबर 14 नहीं लिखा गया, चेंज हो गया ना जी। एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 100 से, और 15 के एंड तक भी आ जाओ, वो भी आगे तो अभी तो वो डाइवो नहीं ना आई है, अभी तो बस गुजरते आ रहा ही है, इस सियालकोट से लाहौर पे चलता है, ठीक है ना, रूट पे। सियालकोट का कोई है बच्चा? वो गुजरते आ रही चलता है ना, अभी भी अक्सर चलते हैं, अब बस हो गई है। अच्छा नाराज ना हो यार, कोई बात नहीं। 31 दिसंबर 2015, कोई खरीदने की एंट्री नहीं, और 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 100 से। यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, अब पुरानी बातें कुछ याद करते हैं, थोड़ी सी हैं। अबे बोर बोर लग रहे हैं आप लोग, क्या पेपर नहीं अच्छा हुआ आप लोगों का? सदमे में है? अच्छा कोई बात नहीं, इंशाल्लाह पास। जिसने मेहनत की होती है ना, पर्चा जैसा भी वो पास हो जाता होता है, ठीक है ना। हाँ इतना ऐसे अजीब भी नहीं था, ठीक ही था बस। अच्छा ये सुने, किसी भी एसेट से दो तरह के फ़ायदे ले सकते हैं, अगर बात याद आ रही हो तो, ठीक है। उस्तादों ने जिन्होंने आपको पढ़ाया होगा FAR 1 के अंदर इम्पेयरमेंट, तो उन्होंने ये बात की होगी आपसे कि एसेट से दो तरह के फ़ायदे लिए जा सकते हैं, या उस एसेट को आज ही हम बेच दें, या उस एसेट को इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा कमाएं, ठीक है। तो अगर हम एसेट को आज ही बेच देते हैं, अगर हम एसेट को आज ही बेच देते हैं, तो आज हमें वो एसेट बिक कर कोई पैसे ला कर देगा? वो पैसे कितने होंगे? जो मार्केट में उसकी वैल्यू है। जाहिर सी बात है, जो मार्केट वैल्यू है हमने उसी पर ही अपने इस एसेट को आज बेचना है ना। ये जो बस है हमारी, इस बस को अगर हम आज बेचेंगे तो मार्केट वैल्यू पे बेचेंगे, लेकिन मसला ये है कि इसको मार्केट वैल्यू पे बेचने के लिए कुछ ज़रूरी खर्चे करने पड़ सकते हैं। याद आ रही हैं बातें? ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर ये बस हमने बेचनी है, तो हमें एक जो बस डीलर है, कोई गाड़ियों का डीलर जो है, उसको कुछ कमीशन भी बीच में पे करना पड़ सकता है। तो अगर मिसाल के तौर पे, बल्कि सवाल के तौर पे नहीं, सवाल को छोड़ो, मिसाल के तौर पे रखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हमने एक एसेट आज बेचना है, उसकी मार्केट में वैल्यू है 200 रुपये, लेकिन हमें 20 रुपये कमीशन भी पे करना पड़ेगा उस कार डीलर को जिसने हमें आगे से ग्राहक ढूंढ कर देना है, तो फिर मुझे तो ये एसेट 200 माइनस 20 180 रुपये ही ला कर देगा ना। तो अगर मैंने आज इसकी बेचने वाली वैल्यू निकालनी है कि बेच कर मुझे ये कितना फ़ायदा देगा, तो वो मेरे ख्याल में फेयर वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बल्कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होनी चाहिए, कॉस्ट टू सेल। अच्छा जी, तो एक तो ये वैल्यू हम आज निकाल सकते हैं, एसेट से ये फ़ायदा ले सकते हैं, और दूसरा फ़ायदा हम एसेट से ले सकते हैं कि उसको हम बेचें ना, बल्कि जो उसकी रिमेनिंग लाइफ है उसमें उसको इस्तेमाल किए जाएं, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू जो यूज़ करने से एसेट की हम निकाल रहे होते हैं, उसको कहा जाता है वैल्यू इन यूज़। सिंपल बातें हैं,
मुश्किल बात कोई नहीं है, इंशाल्लाह आपको आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी अल्लाह ने चाहा तो। असल में कहानी कुछ इस तरह से है कि आपने ये एसेट 3 साल इस्तेमाल कर लिया हुआ है, ठीक है। ये एसेट कितने का ख़रीदा था आपने? 500 का। ये आप अभी थोड़ी देर पहले आप डेप्रिसिएशन की एंट्रीज करके आए हैं। 100 रुपया डेप्रिशिएट हुआ, फिर 100 रुपया डेप्रिशिएट हुआ, फिर 100 रुपया। तो आज इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 200 रुपये। अच्छा, ये बुक वैल्यू है, किताबों के अंदर ये कितने पे नज़र आ रहा है? 200 पे, ठीक है। अब इस दिन खड़े होकर हमने दो चीज़ें इसकी निकालनी है। पहली चीज़, आज इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? किस दिन है ये? किस दिन की बात है ये? 13, 14, 15 और ये डेट है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर 15 पे ये आप खड़े हैं, ठीक है। तो 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेनी है और 31 दिसंबर 15 पर ही आपको यूज करके जो फायदा आना है उसकी वैल्यू चाहिए। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो आपकी इसी दिन निकल आएगी, आसान है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या मतलब? आप आज 31 दिसंबर 15 पे जाएंगे, बाजार में पूछेंगे भाई कितने की ये खरीदेगा कोई बस, वो बता देंगे। कमीशन कितना लोगे, बता देंगे। तो आज की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमारी निकल आई। लेकिन जब हमने इस एसेट को यूज़ करना है रिमेनिंग लाइफ पे, तो रिमेनिंग लाइफ अभी बाकी है 2 साल बाकी बचते हैं ना, ठीक है। 16 और 17। तो ये 16 और 17 में एसेट को इस्तेमाल करना है, तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा रुलना पड़ता है, ठीक है। आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल निकालनी हो, आसानी से निकल आती है। लेकिन अगर आपको यूज़ करके एसेट की वैल्यू चाहिए इस डेट पे, तो थोड़ा रुलना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्यों रुलना पड़ेगा? आपने इस एसेट को इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल करने से आपको कुछ इनफ्लोज आएंगे। जैसे ये बस है, गुजरों ने कहा हम नहीं बंद करेंगे, ये रूट तो है ही हमारा। डाइवो कौन होती है हमारा मुकाबला करने वाले? कोई इज़्ज़त भी कोई चीज़ होती है। हम इस नुकसान है या फ़ायदा है, हम तो चलेंगे इस रूट पे। अब अगर चलेंगे तो कुछ सवारियां बैठेंगी, वो सवारियां बैठेंगी तो उनसे किराए आएंगे, वो क्या हैं? इनफ्लोस। लेकिन वो बस को चलाने के लिए कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे, ठीक है। पेट्रोल का खर्चा करना पड़ेगा, ड्राइवर की कंडक्टर की सैलरी होगी, वेयर एंड टेयर रिपेयर वगैरह होती है, सारे खर्चे होंगे, टोल वगैरह। तो कुछ इनफ्लोज होते हैं, कुछ आउटफ्लोज होते हैं, ठीक है। और अगली बात, जो सबसे अहम बात है, जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वो क्या है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 5वें साल के एंड पे भी होगी। ये नहीं है कि एसेट आज अगर बिक सकता है तो 5 साल बाद बिक नहीं सकेगा। आज बिक सकता है, तो मिसाल के तौर पे आज ये एसेट 250 का बिक रहा है, 2 साल मजीद इस्तेमाल करके बेचें तो हो सकता है 50 रुपये का बिके, बट स्टिल बिकेगा ज़रूर, ठीक है। तो इसका मतलब अगले 2 साल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इनफ्लोज होंगे, कुछ आउटफ्लोज होंगे। ऐसे ही है, कुछ इनफ्लोज होंगे, कुछ आउटफ्लोज होंगे। ये पीरियोडिक होते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम नॉर्मली सवाल के अंदर वो नेट भी करके दे सकता है, अलग अलग भी दे सकता है, ठीक है ना, इनफ्लोज और आउटफ्लोज। लेकिन अहम बात क्या है, एंड पर भी एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी, इसको भूल नहीं जाना है। फेयर वैल्यू ये क्या है जी? इनफ्लो, और कॉस्ट टू सेल क्या होगी? आउटफ्लो। ये एंड पे भी एक आ सकता है, ठीक है ना। तो ये इनफ्लो है और आउटफ्लो भी है। कुछ कुछ बातें याद आ रही हैं? सवाल करेंगे पूरा अभी, ये तो वैसे बस मेरा रिवीजन करा रहा हूँ इन बातों की, ठीक है। अब मसला क्या होगा? मसला ये होगा कि ये बुक वैल्यू हमारी 31 दिसंबर 15 की होगी, हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल निकालेंगे, वो भी 31 दिसंबर 15 की आ जाएगी। लेकिन जो वैल्यू इन यूज़ है उसके कैश फ्लोज अगले कई साल पे बिखरे पड़े हैं, तो हमें उनको भी बुलाकर लाना पड़ेगा 31 दिसंबर 15 पर। तभी तो लाइक विद लाइक का कंपैरिजन होगा। तो फिर हमें डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कुछ कुछ बातें याद आ रही हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल समझ नहीं आई अभी तक जो बातें की हमने? बिल्कुल समझ नहीं आई? डर रहे हो, बता नहीं रहे हो? अच्छा, आ गई समझ। चले तो सवाल शुरू करते हैं। बात क्या हो रही थी, कहाँ से कहाँ निकल गई। मैं ये कह रहा था कि एसिड से 2 तरह के फ़ायदे हम ले सकते हैं, या उसको आज बेच दें या उससे फ़ायदा लें। और फ़ायदा कैसे लें? इस्तेमाल करके, ठीक है। तो 2 तरह के फ़ायदे आ गए। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने बुक वैल्यू को कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से। किसको जी? बुक वैल्यू को कंपेयर करना है किससे जी?
और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है जी? हाँ, रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें हमने कंपैरिजन, पहले एसिड की बुक वैल्यू निकालेंगे, आसानी से निकल आती है। फिर ये रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए हमें थोड़ा सा रुलना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। पहले हम कैलकुलेट करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और उसके बाद फिर हम वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों में से जो हायर होगी वो कहलाएगी रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट को बुक वैल्यू से हम कंपेयर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं 31 नंबर 15 पे? क्योंकि डाइवो आ गई है। डाइवो के आने की वजह से हमें शक पड़ गया है कि ये एसिड जैसे हम समझ रहे थे फ़ायदा देगा फ्यूचर के ईयर्स में, शायद अब वैसे फ़ायदा ना दे सके। ठीक हो गया जी। तो ये थोड़ी सी बात हमने कर ली। अच्छा, अगली बात भी थोड़ी सी कर ही लेते हैं कि रूल बाद में लिखें, सवाल पहले कर लें। चलो सवाल पहले कर लेते हैं। चलो जी, अब ओपन करते हैं सारा सवाल। यहाँ तक का सवाल तो मैंने एंट्रीज़ भी कर दी हैं। ठीक है, यहाँ तक के सवाल की एंट्रीज़ मैंने कर दी हैं। आपको मैंने क्या कहा, हमने IS 36 में क्या करना होता है, हमने अपने एसिड को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना होता है। क्या करना होता है? इम्पेयरमेंट टेस्ट क्या है? हमने अपने एसिड की बुक वैल्यू को कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें चाहिए। पहली बुक वैल्यू, ठीक है जी, और दूसरी रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा जी, रिकवर एंड वालों नज़र आ रहे हैं? एंड तक नज़र आ रहा है ये क्लियर? अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट, तो रिकवरेबल अमाउंट हमने अभी रिवाइज कर लिया है। वैसे क्या है रिकवरेबल अमाउंट? इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ऐसे लिख लो FV माइनस CTS, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। ठीक है जी। वैल्यू इन यूज क्या होती है, कुछ याद है? फ्यूचर के जो कैश फ्लोज हैं उनकी आज की वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू इन यूज हमने पढ़ रखा है, ये हुआ करती थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, फ्यूचर नेट कैश फ्लोज कर लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर के लेकिन नेट करके कैश फ्लोज ले देते हैं हम। ठीक है ना जी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज। ठीक है, तो ये इम्पेयरमेंट टेस्टिंग है हमारी। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा एसिड इम्पेयर हुआ या नहीं। रूल मैंने अभी नहीं लिखा कि कब इम्पेयर होगा कब नहीं, फिलहाल ये दोनों चीज़ें निकाल कर देख लेते हैं। ठीक है, तो सवाल के अंदर मैं ये इम्पेयरमेंट टेस्टिंग है, ये क्या है? इम्पेयरमेंट टेस्ट। इम्पेयरमेंट टेस्ट ये हमारी समझ लो वर्किंग वन है, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट में इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं, सवाल की रिक्वायरमेंट में जनरल एंट्रीज हैं आई थिंक। देखो ज़रा। अच्छा चलो ठीक है, सॉरी मैं तो एंट्रीज कर रहा हूँ ना, तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि पास जनरल एंट्रीज। ठीक है, अच्छा तो मेरे लिए वर्किंग है ये थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से हम गुजारने लगे एसिड को। इम्पेयरमेंट टेस्ट से एसिड गुजारने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, भूल गई हैं तो याद कर लें जल्दी से। दो चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन कौन सी? बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट क्या है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। क्लियर? चलो तो फिर शुरू करते हैं। ये इम्पेयरमेंट टेस्ट से हम किस दिन गुजार रहे हैं? एज ऑन 31 दिसंबर 15। तो क्या 31 दिसंबर 15 तक मैं एसिड को ले नहीं है? आमिर भाई इधर देखें यार, मैं आ रहा हूँ इस वक्त कैमरे में, कहाँ तक आ रहा है कैमरा? मुझे लगा कि आप कहीं और ध्यान है आपका है। अच्छा, पूरा बोर्ड कैसे आ रहा है? तो मैं तो इधर खड़ा था, मैं तो नहीं ना आ रहा। फिर ले लो यार, नहीं लेना करें यार, ऑनलाइन वाले परेशान हो जाते हैं यार। वो सवाल को गोली मारो, इधर ले आओ। अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं ये कह रहा था 31 दिसंबर 15 तक हम एसिड को ले आए या नहीं ले आए? देखें, अब इधर लाएं, देखें पहला साल हम डेप्थ किया, दूसरा साल डेप्थ किया और तीसरा साल भी डेप्थ किया। तो हमारा एसिड इस वक्त 500 माइनस 100 × 3 कर लो, या -100 कर लो, जैसे मर्जी है। बुक वैल्यू कहाँ पे आ रही है? 200।
300 नहीं, 300 तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, 3 साल एसेट डेप्रिशिएट हुआ, 100, ठीक है, तो 300 डेप्रिशिएट हो गया, तो बुक वैल्यू कितनी बच गई, 200। अब इस दिन हमारी किताबों में ये एसेट कितने में नज़र आ रहे हैं, 200 पे। अब हमने ये देखना है कि क्या वाकई ये एसेट 200 का फ़ायदा, देखो एसेट क्या है, एक कॉस्ट है जो आज हमने इनकर कर ली, एक कॉस्ट है, ये एसेट क्या है कि खर्चा ही होता है ना, लेकिन खर्चे की नेचर ऐसी है कि इससे फ़ायदा अभी हमें आना है। जैसे ये दो चीज़ें, ये सामने बरकी कुमकुमा लगा हुआ है, ये बिजली पे चलता है, 1 महीना बिजली इस्तेमाल कर ली, उसका बिल आ गया, पे कर दिया, ये भी कॉस्ट है। एसी जाके खरीद लाए, ये भी कॉस्ट है। दोनों में फ़र्क क्या है? एड्डी मुश्किल अंग्रेजी नहीं दसनी मैनू, आसान अल्फाज बताओ मुझे, मैं तुझे पेंडू सा आदमी हूँ। नहीं, फ़ायदा नहीं, इसका फ़ायदा हम ले चुके हैं, ठीक है। ये एक ऐसी कॉस्ट है जिसके अगेंस्ट सर्विसेज यूज अप कर चुके हैं, इसलिए हम इसको एक्सपेंस कहा। इसको एक्सपेंस क्यों नहीं कह देते आज ही? क्योंकि इससे अगले 5 साल में फ़ायदा लेना है, तो जैसे जैसे फ़ायदा आएगा वैसे वैसे इसको एक्सपेंस करेंगे। तो ये एसेट भी एक खर्चा ही होता है, एक कॉस्ट ही होती है जो आज इनकर कर दी है, इससे फ्यूचर में फ़ायदा आना है, ठीक है। अब हम 3 साल इस एसेट को इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है। तीसरे साल के एंड पे हम ये कहते हैं कि ये एसेट अभी भी हमें अगले 2 साल में 200 रुपये का फ़ायदा देगा, ये हमारी बुक वैल्यू बता रही है, ठीक है। अब चूंकि डाइवो आ गई है, तो फिर गुजरों को टेंशन हो गई है, ठीक है, कि हमारी ये भैंस, सॉरी हमारी ये बस, ठीक है, ये अगले 2 साल में हमें इतना फ़ायदा दे सकेगी या नहीं दे सकेगी, ठीक है। देखो अगर तो हमारी ये बस 200 से ज़्यादा का फ़ायदा दे रही हुई तो फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि फ्यूचर के गेन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते प्रूडेंस में। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता सवारियाँ इतनी कम होने का खदशा है कि हमारा ये एसेट हमें, या आज बिकेगी इतनी कम कि हमारा ये एसेट जो है ये 200 से भी कम वैल्यू रिकवर कर रहा है, तो फिर इम्पेयरमेंट हमारे एसेट की हो गई है। यही टेस्ट का काम है, यही इम्पेयरमेंट टेस्ट का काम है। कुछ बातें याद आई? तो फिलहाल तो चलो वापस आते हैं, ज़रा रिकवरेबल अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट में 2 चीज़ें हैं, पहली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दूसरी वैल्यू इन यूज़। तो मिटाते हैं जी, कंपेटिटर आ गया, so we decided to check our bus for impairment test, so we decided to check our bus for, तो ये टेस्ट, ये इम्पेयरमेंट टेस्ट है जिसमें कौन सी 2 चीज़ें कंपेयर करनी है, बुक वैल्यू और रिकवर। बुक वैल्यू तो आसान है, बचपन से निकालते आ रहे हैं। रिकवरेबल अमाउंट भी आपने FAR 1 में निकालना सीखी, वो कैसे निकलती है, ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करते हैं या गिवन होती हैं, तो उनमें से हायर को रिकवरेबल अमाउंट कह देते हैं, ठीक है। अब कंपेटिटर आ गया, ऑन 31 दिसंबर फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। उसके बाद एट द एंड ऑफ लाइफ बस कैन बी सोल्ड, ये दोनों बातें तो वैल्यू इन यूज़ की हैं। ये ज़रा मुश्किल है, पहले आसान वाले नंबर ले लेते हैं। पहले मैं पॉइंट नंबर 4 आपको कह रहा हूँ, पढ़ लो क्या है। इफ वी सेल बस टुडे दैट इज एट 31 दिसंबर 15, तो फेयर वैल्यू कितनी है 130, लेकिन हमें 14 रुपये कॉस्ट टू सेल भी इनकर करनी पड़ेगी, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल कितनी होगी जी? फेयर वैल्यू कितनी है 130, कॉस्ट टू सेल 14, 40 की तरह कहना 14 ताकि मुझे समझ ना आए, 14, ठीक है जी, 116, ठीक है। और नेक्स्ट है वैल्यू इन यूज। अब वैल्यू इन यूज मैंने आपको कहा क्या है, ये तो हो गया ना, एसिड को आज बेच दें तो इससे कितना फ़ायदा आएगा 116 का। लेकिन अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैंने तफसील से बात की है थोड़ी देर पहले कि हमें इस एसिड को चलाने से कुछ इनफ्लोज आएंगे किराए, लेकिन इस बस को चलाने के कुछ खर्चे भी होंगे आउटफ्लोज। और फिर मैंने कहा लाइफ के एंड पर भी इसने बिक जाना है, जब 5वें साल का एंड होगा तो भी इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होनी है, ये नहीं कि उस वक्त बिकेगी नहीं। तो ये सारा डाटा सवाल के अंदर गिवन है, ठीक है। क्या कह रहे हैं जी, एनुअल इनफ्लोज कितने हैं 70, और एनुअल आउटफ्लोज कितने हैं 15। कहाँ गई हमारी टाइमलाइन? जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल कितनी निकली है जी 116, ये आ गई फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। लेकिन वैल्यू इन यूज़ के लिए थोड़ा सा हमें और खजल होना पड़ेगा, ठीक है।
वो कह रहा है जी एनुअल इनफ्लोज हैं, बोलें कितने, 70 और 70, 7 हो जाए बेटा। अच्छा जी, और एनुअल आउटफ्लोज, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होगा सवाल के अंदर कि वो आपको ऐसे 70 और 15 अलग अलग देने की बजाय वो नेट करके ही दे दे। हाँ जी, फिर पर्चे में फिर हासा निकल जाता है। अभी तुम हंसियां करते हो ना, कितना आ गया जी, तो कभी कभी वो नेट भी दे सकता है आपको, ठीक है। ऐसी सूरत में फिर इसी फिगर को उठा लेना। सिर्फ लिखा क्या होगा, वो सिर्फ इतनी सी बात यूं कर देगा, नेट फ्यूचर कैश फ्लोज, तो फिर उसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो नेट फ्यूचर कैश फ्लोज कितने हैं, नेट ही लिख लेते हैं यहाँ पे, 55 रुपये हमें रिसीव होने, ठीक है जी, नेट हो गया, नेट में इनफ्लोज, ठीक है। लेकिन जब 5वें साल का एंड होना है, तो एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ बस, यानी 5th ईयर, एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ बस, ये क्या बनेगी, एंड ऑफ लाइफ क्या बनेगी वैसे, दैट इज 31 दिसंबर 17, यही तो 3 साल थे ना, 2 साल बचे हुए थे ना, 16 और 17। तो एट द एंड ऑफ लाइफ बस कुड बी सोल्ड फॉर 25, कॉस्ट टू सेल इस दिन भी कितनी होगी, 2। तो फिर हमें कितने रुपए आ जाएंगे नेट में, 23, ठीक है। अब ये सारे कैश फ्लोज इस वक्त के नहीं हैं जिस वक्त हम डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, बल्कि ये अगले सालों पर फैले हुए हैं, तो इनको हमें वापस बुलाना पड़ेगा, इनकी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब 2 तरह के डिस्काउंटिंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्काउंटिंग आपने थोड़ी बहुत की हुई है, और बहुत ज़्यादा अब FAR 2 के अंदर आपको करनी पड़ेगी। IFRS 16 जब हम करेंगे लीजेस का टॉपिक, उसके अंदर भी ये काम ही डिस्काउंटिंग वाला होता है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बहरहाल फिर भी थोड़ा बहुत याद करवाऊँ आपको अगर, तो एक होता है सिंपल डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला। सिंपल डिस्काउंटिंग में आपकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है जी, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1+i⁻⁻n। और एक डिस्काउंटिंग हुआ करती थी एनविटी। एनविटी के अंदर आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हो आप, रेंटल्स को लेते हो, ठीक है, और 1 माइनस, दोनों में फ़र्क क्या है, एनविटी का फॉर्मूला तब लग सकता है, एनविटी का फॉर्मूला तब लग सकता है जब सेम अमाउंट्स हों, सेम इंटरवल से हों, सेम अमाउंट्स हों और सेम इंटरवल से हों। और तीसरी शर्त क्या है, अमाउंट एक से ज़्यादा हो। टाइम तो हो गया ना, सेम इंटरवल, ठीक है जी, अमाउंट एक से ज़्यादा होगी तभी ना, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, नंबर 1 मोर देन 1 अमाउंट, ठीक है। दूसरी चीज़ सेम अमाउंट्स हैं, बेस बन जाएगी ना, ज़रा ज़्यादा भी तो कैश फ्लो हो सकते हैं। इसमें तो आसान था, आप कहीं तीनों अलग अलग कर रहे थे, क्या मुसीबत डाली है, रिवाइज कर लें थोड़ा, कल भी कर लेंगे इसको रिवाइज, ठीक है। और तीसरा क्या है जी, सेम इंटरवल। और सिंपल डिस्काउंटिंग में आपको पता है सिंगल अमाउंट होगी, वो जहाँ मर्जी पड़ी हो, ठीक है। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है, अगर सिंपल डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो ये n जो है ये नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड्स नॉर्मली होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एनविटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इस n के अंदर हमने देखना है कितनी दफ़ा ये अमाउंट्स आ रही हैं। तो दोनों को ज़रा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चले 55, इस पे एनविटी का फॉर्मूला लग सकता है, बोलो। सिंपल भी हो सकता है, लेकिन एक बात सीख रहे हैं ना, तो सीखना है तो रिवाइज तो करना है ना, ठीक है। तो 55 पे क्यों एनविटी का फॉर्मूला लग सकता है, अमाउंट एक से ज़्यादा है, सेम अमाउंट है और सेम इंटरवल है। तो 55 के ऊपर हम क्या कर देते हैं, हम एनविटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 55, ये नज़र आ रहा है ब्लू वाला भाई, एंड वाले नज़र आ रहा है, एंड वालों, ठीक है। 55 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 10%, 10% ही है ना, 12 है, अच्छा सॉरी,
अच्छा देख लो तो मुझे यकीन है आप पे, वैसे फिर भी तसल्ली कर लेनी चाहिए जी। आप पे यकीन है, वैसे खुद पे यकीन नहीं है जी कि मैं सही सुन ना रहा हूँ शायद। अच्छा जी 12% है। अब 1+12%, इसको आप 1+12% की बजाय 1+0.12% लिख सकते हैं, बल्कि इसको हम यूँ लिखा करते थे 1.12। याद आ रहा है कुछ कुछ? माइनस, अब कितने दफ़ा 55 आया है? एनवीटी के फॉर्मूला में एन का मतलब क्या है? ये 55 कितनी दफ़ा आया है? 2 दफ़ा आया तो -2 लिखो, 3 दफ़ा आया तो -3 लिखो, 4 दफ़ा आया तो -4 लिख लो, ठीक है। तो 55 कितनी दफ़ा आया? 2 दफ़ा, तो -2। ठीक हो गया जी। आहो, इतने दूर बैठे हो तुम, आहो ना ज़रा आगे। अच्छा जी, अभी बस नहीं करना, प्लस यूजफुल लाइफ के एंड पे भी कुछ आ रहा है। हाँ कर देता हूँ, यूजफुल लाइफ के एंड पे भी कुछ आ रहा है, 23/0.12, सॉरी जी। तो यूजफुल लाइफ के एंड पे क्या है जी? 23। ये 23 मल्टीपल अमाउंट्स नहीं है, इसलिए इसको सिंपल डिस्काउंट करो और 1.12 रेस टू पार। अब ये नंबर ऑफ पेमेंट्स नहीं है, हाँ कंफ्यूज नहीं कर देना। ये अगर 3 साल बाद होता, ठीक है, तो यहाँ पर फिर -3 आ रहा होता। तो ये 23 को हमने 2 साल वापस बुलाना है, तो ये 2 साल वापस बुलाने के लिए -2 कर दिया हमने जी। तो टोटल क्या बन गई वैल्यू इन यूज़? 111.288 आप रख लो, 111 मुझे दे दो, ठीक है जी। तो अब मुझे बताएं इन दोनों में से हायर क्या है? 100। तो ये 116 क्या है? ये हमारी रिकवरेबल अमाउंट आ गई, ठीक है। अब हमारा एक एसेट है जो किताबों में नज़र आ रहा है 200 पे, लेकिन जितना मर्जी जोर लगा लें उससे मैक्सिमम हमें क्या रिकवरी होती नज़र आ रही है? 116 की, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। या तो इससे यूज़ करें तो कम ही होनी है, आज ही बेचें तो इससे ज़्यादा क्या है? 116। तो मैक्सिमम रिकवरी क्या इससे हो रही है हमें? 116 की। तो हमारा ये एसेट अब लोगों को धोखा दे रहा है। किताबों में ये एसेट 200 पे नज़र आ रहा है, तो ये लोगों को, यूज़र को धोखा दे रहा है। एसेट ओवर स्टेट हुआ पड़ा है, फ्यूचर में इतना फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो जाना है हमें। ये हम सोच रहे थे 200 का फ़ायदा हमें मिलेगा फ्यूचर में, लेकिन अब 200 का फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो मैक्सिमम क्या रिकवर कर देगा? 116। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी? कि आप फ्यूचर के अंदर को लॉस होने जा रहा है तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो। तो स्टेप 3 के अंदर फिर हम क्या करते होते थे बचपन में? इम्पेयरमेंट लॉस देखते थे। अगर अगर रूल भी लिख लेना, अगर कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू इफ बुक वैल्यू इज लेस देन रिकवरेबल अमाउंट, तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस हो जाता है, ठीक है जी। और जर्नल एंट्री भी हम पास करते हैं फिर इसकी, ठीक है। और चलो पहले ये कर लेते हैं। तो हमारी सिचुएशन यही बन गई है, बुक वैल्यू कम है रिकवरेबल अमाउंट से, उलट लिख गए हैं, सॉरी हम उलट लिख गए हैं, बोलते नहीं हो तुसी। रिकवरेबल अमाउंट प्रोसेस कर रहे थे, तुम्हारा प्रोसेसर क्या हो गया तुम्हारा प्रोसेसर जी? भाई बुक वैल्यू अगर रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा है तो इम्पेयरमेंट लॉस है। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमारे एसेट की जो किताबों में वैल्यू नज़र आ रही है, इतनी वैल्यू रिकवर हो ही नहीं सकती, तो बुक वैल्यू ज़्यादा होगी ना, ठीक है। तो अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है तो ये एसेट धोखा दे रहा है, ये बता के आया था, ठीक है ना। तो फिर हमें से क्या करना पड़ेगा? इसको इसकी औकात पे लाना पड़ेगा, इससे कुछ लॉस आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ताकि ये एसेट गिर के 116 पे आ जाए, 200 पे नज़र ना आए। तो कितना इम्पेयरमेंट लॉस है जी? जी फिर बुक वैल्यू कितनी थी जी? बुक वैल्यू कितनी थी? 200, ठीक है जी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट अभी भी हमने निकाली, कितनी थी? 1। कैसे निकली थी? 130 -14, 116। और वैल्यू इन यूज़ हमने निकाली है अभी 111। तो इनमें से हायर क्या है? तो ये 116 रिकवरेबल अमाउंट आ गई हमारी। और बुक वैल्यू कितनी है जी? 200। अब हमारी बुक वैल्यू ज़्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, तो इसलिए आपको कितना जी?
₹84 का इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। स्टेप 3 ये हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी एंट्री भी कर लेते हैं। एक सिचुएशन और भी तो बन सकती है। वो सिचुएशन ये है कि हमारी बुक वैल्यू तो 200 है, लेकिन हमारी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो मिसाल के तौर पे 210 आ गई। तो फिर क्या करेंगे जी? क्या करें? तो या तो इम्पेयरमेंट लॉस होता है या इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता। इम्पेयरमेंट गेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस तो हो सकता है। एक आपने इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया था प्रीवियस ईयर्स में, अगर हालात बेहतर हो गए, सिलेबस में है FR1 के भी, ठीक है, हालात बेहतर हो गए तो आपके इम्पेयरमेंट लॉस की रिवर्सल तो हो सकती है। प्रीवियसली बुक लॉस का रिवर्सल तो हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि फ्यूचर के गेन को आप आज रिकॉर्ड कर लो। ठीक है ना? तो फिलहाल ज़रा बात सादा ही रखते हैं। या तो इम्पेयरमेंट लॉस होता है या इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता। अगर आपकी एसिड की बुक वैल्यू ज़्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, जैसा कि हमारे इस केस में है, बुक वैल्यू 200 पे है, रिकवरेबल अमाउंट 116 पर है, तो ये ज़्यादा है, तो इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, जर्नल एंट्री भी होगी। ठीक है। लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन आ जाए, ग्रीन वाली सिचुएशन क्या है कि आपकी बुक वैल्यू कम है रिकवरेबल अमाउंट से, तो कोई मसला नहीं है। यानी आप यूं कह रहे हैं कि 200 वाली चीज़ फ्यूचर में 210 रुपये का फ़ायदा देगी, तो फ्यूचर का गेन है ना, उसको तो आज रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, एसिड बिल्कुल भी यूज़र को धोखा नहीं दे रहा है, एसिड बिल्कुल सही है, ओवर स्टेटेड नहीं है। फ्यूचर गेन्स को तो हम वैसे भी रिकॉर्ड नहीं किया करते। ठीक है, तो अगर बुक वैल्यू कम हो रिकवरेबल अमाउंट से, तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता और जर्नल एंट्री भी नहीं होती। ठीक है, तो फिर जो इम्पेयरमेंट लॉस आया है, जो जर्नल एंट्री बनती है, फिर वो जर्नल एंट्री अब पास कर लेते हैं। ठीक है बेटा, साथ हो जाए थोड़ा सा, आप भी थोड़ा सा साथ हो जाए। ठीक है जी, तो 84 यहाँ मैंने शुरू कर दिया, तब यहाँ पे लिख लें दोबारा। ठीक है, तो 84 का क्या आ गया जी हमें? इम्पेयरमेंट लॉस। जी, एंट्री करते हैं मेरे चांद, अभी देखो जी। 31 दिसंबर 15 पर एक और एंट्री पास होगी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट। ये एक एक्सपेंस है ना, लाइक डेप्शन एक्सपेंस, बिल्कुल उस जैसी एंट्री है। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट 84 से। अब इससे आगे भी बात आपने तो FR1 में की हुई है, 16 में डेप्शन कैसे निकलनी है, लेकिन फिलहाल मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक को मसला। तो अगर हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करें, बन सकती है। इनकम स्टेटमेंट या एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं जी। 2013, 14, 15, चलो 15 लिख लो यार। मैं क्या, चलो आसानी कर ली, लेकिन आप लोगों को नहीं मंजूर। 13, 14, 15। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 100 नहीं, 100 क्यों? क्लास में जागना है। 100 के हमने आज क्लास पढ़ी है। कौन कौन बोर हो रहा है? निकल जाए क्लास से, हाथ दरमियान ही रह गए थे जी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉस, ये ना 13 में था ना 14 में था, ये 15 में आया एक ही बार, 84। ठीक है जी। उसके बाद बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स की बात करें, तो बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में हमारा जो एसेट है उसकी कॉस्ट आया करती है, लेस उसमें से होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस एज ऑन, और लेस उसमें से होता है एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस का बैलेंस। ठीक है जी। साल्स कौन कौन से हैं? जी, एसिड की कॉस्ट 500,
ये तो हर साल 500 ही रहनी है, कॉस्ट तो नहीं बदलती, अनलेस कि हम फेयर वैल्यू मॉडल रीवैल्यूड मॉडल पे चले जाएं तो फिर वो कॉस्ट नहीं रहती, वो रीवैल्यूड अमाउंट बन जाती है। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन 100 और 100, शर्म करो जिसने 100 कहा, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर उधर है, यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तीसरे साल 200। ठीक है जी, 13 में कोई एक्यूमुलेशन नहीं है, 14 में भी इम्पेयरमेंट सॉरी नहीं है, 15 में तो एसिड 13 में 400 पे, फिर 300 पे। अब दिल कह रहा था 200 पे नज़र आएगा, लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस चूँकि एसिड को औकात पे चूँकि लेकर आए तो अब 200 पे नज़र नहीं आ रहा। चेक करो, 116 पे आ गया, अपनी औकात पे आ गया, रिकवरेबल अमाउंट पे। ठीक है, तो आपको पता ही है अकाउंटिंग में बीवी का मतलब बुक वैल्यू होता है। ठीक है जी, ये आपके एक्सट्रैक्ट्स भी बन गए। कुछ यादें ताज़ा हुई हैं, आगे याद? अच्छा, बुक में इधर नहीं, वन नोट पे बहन की, इसलिए मैं ज़रा ज़बानी 2 डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। फिर कल तक आप भी बुक्स ले लेंगे, मैं भी बुक यहाँ पे वन नोट पे रख लूँगा, तो वही डेफिनेशन आपको इंशाल्लाह नज़र भी आ जाएंगी। सिर्फ 2 डेफिनेशन सुन लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह थोड़ी सी बात करते हैं IAS 16 की, कॉस्ट डिटर्मिनेशन की, फिर छुट्टी दे दूँगा। आज जल्दी छुट्टी हो जानी है, आज थोड़ा पढ़ना है। उधर रखे आमिर भाई, बच्चे नोट कर रहे होंगे, आप मेरी शक्ल दिखाई जा रहे हैं, उन्होंने क्या करना है देख के। इस क्लास में अगर किसी ने कुछ छेड़छाड़ की ना, शरारत की, तो ये सोटी रखी हुई है वैसे इसके लिए। अच्छा सॉरी, सर आसिफ वाला स्केल भी पड़ा मुझे लगता है नीचे। पढ़ना साथ साथ है, FR2 में यकीन मानो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। आपने एक दिन का काम भी छोड़ा ना, तो अगले दिन आपके लिए वो मुश्किल होता जाएगा, फिर उससे 2 दिन का तो फिर बिल्कुल मुश्किल। रोज़ का काम रोज़ करना है, पर्चा पास करना है। तो वैसे भी पहला हफ्ता तो आपने रोज़ का काम रोज़ ही करना है। इस दफ़ा भी इरादा करके आए ना, इस बार कोई छुट्टी नहीं करेंगे, कोई टेस्ट नहीं छोड़ेंगे, रोज़ का काम रोज़ करेंगे। पहले एक हफ्ते तो ये जज्बात होते ही हैं ना हर सेशन के स्टार्ट में, तो बस जो इसको कंटिन्यू कर जाएगा इस जज्बे को, वो इंशाल्लाह पास भी कर जाएगा। होपफुली आप सबके जो बैठे हैं तकरीबन बच्चों के आखिरी आखिरी पर्चे होंगे, तो जाएं आगे भाई, आपको और काम भी करेंगे, इधर ही फंसे रहना है बस। कैफ करो, फॉर्म में जाओ, आर्टिकल्स करो, फाइनल करो, जान छुड़ाओ, ऐसा थोड़ा ही है। ठीक है, ये तो जान छुड़ानी ऐसे ही पड़ेगी पास करके। ठीक है, ले आए जी इधर, हो गया नोट? चले, मैं नहीं मिटाता, नोट नहीं भी हुआ तो देख लें अब इधर। एसिड याद है जी? एसिड, एसिड क्या होता है? ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स है जो बिजनेस के कंट्रोल में हो। ज़्यादा बेहतर बात कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो हमने बात करनी है इंटेंजिबल एसिड्स की, लेकिन इंटेंजिबल एसिड्स से पहले एसिड तो पता लगे क्या है। तो एसिड, एसिड एक ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स को कहते हैं जिस पे बिजनेस का, एंटिटी का कंट्रोल हो। जैसे मिसाल के तौर पे, खड़े हो ना आप ज़रा, क्या नाम है आपका? अहमद एक एसिड है ना? क्यों? कंट्रोल में नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। बैठ जाओ, बच्चे आजकल वालदैन कंट्रोल में भी नहीं है। ठीक है,
IS-38 में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है, कि अगर आपने अपने किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी है तो ये ट्रेनिंग आपका एसेट कॉस्ट जो इनकर की है ये आपका एसेट नहीं है। उसकी वजह क्या है भाई, आपने लाखों रुपए लगा के अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कर लिया है ना, तो ये ट्रेनिंग कॉस्ट है, आपकी एक्सपेंस है, इसको आप एसेट नहीं बना सकते। आप कैसे कंफर्म होकर ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में आपको ये एम्प्लॉय यहाँ रुक कर फ़ायदा देगा? आप इसको ट्रेन करें, ये अगले दिन आप पेप्सी वाले हैं, ये अगले दिन निकल के कोका कोला में चला जाए, आप इसको रोक सकते हैं? आप कहोगे नहीं हम बॉन्ड साइन करवाएंगे, अगर आप 5 साल से पहले छोड़कर गए तो आपको 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे, दे के चला जाएगा। भाई कह रहे हैं जाने वाले को कोई रोक सकता है? नहीं, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो मतलब ये भाई साहब एसेट ही नहीं है, इंटेंजिबल की तो बात बाद में है, ये भाई साहब एसेट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो एसी है इसके नीचे ये 2 भाई बैठे हैं, थोड़े से ये भाई भी बैठे हैं, ठीक है। ये क्लास के बाद कहें चलो जी इसके नीचे बैठ के हमने क्लास पढ़ी, अब तो ये हमारा ही हो गया, तो ये क्लास के बाद खोलें शाम को यहाँ से लेकर निकल रहे हों तो गार्ड दरवाजे पे रोक लेगा, ठीक है। वो क्या कहेगा, भाई साहब ये हमारा एसेट है, इस पर हमारा कंट्रोल है, पास्ट इवेंट हमने ख़रीदा था, इस पास्ट इवेंट खरीदने की वजह से ये इकोनॉमिक रिसोर्स अब हमारे कंट्रोल में है, ये हमारा एसेट है, ठीक है। तो बात समझे हो? तो एसेट क्या है? एसेट एक ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स है जो किसी पास्ट इवेंट की वजह से एंटिटी के कंट्रोल में आ जाता है। पास्ट इवेंट क्या है? नॉर्मली परचेज, ठीक है, जो हमने पैसे देकर इसको ख़रीदा, ठीक है। तो एसेट, वो बुक नहीं है इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है, बुक में मौजूद है, ये आप ले आइएगा ना बुक, कल मैं भी ओपन कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो एसेट इज़ एन इकोनॉमिक रिसोर्स, शायद 2-4 लफ्ज़ आगे पीछे हों लेकिन स्टैंडर्ड की डेफिनेशन कुछ ऐसी ही है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड IS-38, अब स्टैंडर्ड चूँकि आपने ख़रीद लिए हैं, 3 वॉल्यूम्स हैं, 3 किताबें हो गई हैं, 3 है ना। अच्छा, ए के अंदर ना A1 और A2 गालिबन होगा, उसके अंदर उन्होंने इस तरह से किया हुआ था, अब मैं देख लूँगा, नए वालों में बच्चे कह रहे हैं शायद वो कुछ ना 5 की बजाय कम किया है, ठीक है ना, तो वो उन्होंने कुछ कम किया, तो मैं ज़रा नए वाला वॉल्यूम भी देख लूँगा। बहरहाल पहले वॉल्यूम ए के अंदर आपके 2 हिस्से थे, एक में IFRS थे, दूसरे में IAS थे। तो IAS बाद में थे उस सेक्शन के, तो IAS के अंदर IS-38 आप ओपन करेंगे तो पैरा 8 के अंदर ये डेफिनेशंस मौजूद हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल आप जब किताब ले आएंगे तो उस किताब के अंदर आपको नज़र आएगा, किताब के अंदर ही रेफरेंस लिखा हुआ है डेफिनेशंस के साथ पैरा 8। तो फिर स्टैंडर्ड ओपन करके आप घर जाके उस पैरा 8 के अंदर जो डेफिनेशन पढ़ें उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो एसेट इज़ एन इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड, कंट्रोल बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ, भाई कह रहे हैं मुश्किल वाली अंग्रेजी लिखें, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है जी? एसेट। अब अगली बात अगर एसेट है तो फिर इंटेंजिबल एसेट कौन सा एसेट होगा? तो स्टैंडर्ड ने कहा इंटेंजिबल एसेट एक ऐसा एसेट है जिसके अंदर 3 खसूसियात पाई जाएं, 3 खसूसियात पाई जाएं। सबसे पहली बात, आइडेंटिफिएबल हो। यार गुस्सा ना करो भाई तुम। अच्छा जी, आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या है? देखो ये आपके सामने एक चल रहा है कुछ, क्या है, वन नोट चल रहा है, ये एक सॉफ्टवेयर है, कुछ सॉफ्टवेयर कोई है तो ये सारी कहानी आगे चल रही है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि आप इस सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई ना कर सकें, ये सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाइबल तो है, आइडेंटिफिएबल है कि नहीं है जी? नज़र आ रहा है आपको कि ये सारी कहानी चल रही है, तो ये कैसे चल रही है, ये कंप्यूटर के ऊपर ये वन नोट कैसे आ रहा है, ये कैसे पेन से मैं लिख रहा हूँ, इसके पीछे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो चल रहा है, ठीक है। आइडेंटिफिएबल होता है ये, एक तो खसूसियत इसकी ये है कि आइडेंटिफाई हो सकता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। अगली बात, ये नॉन मॉनिटरी होता है। भाई माशाल्लाह पढ़ के आए हैं आज पहले ही, क्या होता है जी? नॉन मॉनिटरी। अभी सुबह पढ़ के आए हैं, कोई ऐसी बात ना सोचे जो आप सोच रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अभी सुबह पढ़ के आए हैं। नॉन मॉनिटरी है, ठीक है, क्या है जी? नॉन मॉनिटरी है। क्या मतलब? मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी की जो
तफसीलन डिस्कशन है ना वो हम IAS 21 फॉरेन करेंसी के स्टैंडर्ड में करेंगे। छोटा सा स्टैंडर्ड है, बड़ा मज़े का स्टैंडर्ड है। उसके अंदर जाके हमने मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी की बात करनी है। उसके बाद फिर एक और स्टैंडर्ड के अंदर जाके भी उसने यूज़ होना है, ठीक है, और वो गालिबन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जाके होना है। बहरहाल तफसील से बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात आप सुन लें, ये लैंड है या जो बिल्डिंग है, क्या ये एसेट है? एसेट हैं। अगर ओनरशिप में है, कंट्रोल में है, तो एसेट तो हैं। क्या ये मॉनिटरी एसेट्स हैं? भाई देखो, लैंड इट्स सेल्फ मॉनिटरी एसेट नहीं है। लैंड को बेचकर मनी ज़रूर आ सकता है, बिल्डिंग को बेचकर मनी ज़रूर आ सकता है, लेकिन इट्स सेल्फ लैंड और बिल्डिंग मॉनिटरी एसेट्स नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर इट्स सेल्फ मॉनिटरी, वो मॉनिटरी एसेट्स क्या होते हैं? ये कैश क्या है? मॉनिटरी एसेट है, मनी है। बैंक में जो दराज में पड़ा है, जो बैंक में पड़ा है वो भी क्या है? इसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रिसीवेबल पेबल्स, वो देखेंगे जाकर इंशाल्लाह। रिसीवेबल्स ये कौन से मॉनिटरी कौन से नॉन मॉनिटरी, ये इंशाल्लाह IAS 21 में तफसील देखेंगे। फिलहाल इतनी सी बात सिर्फ कि ये क्या है, ये मनी नहीं, ठीक है। पहली बात आइडेंटिफिएबल है, दूसरी बात मनी नहीं है, तीसरी बात ये एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस का मतलब क्या है? आप इसको टच नहीं कर सकते। क्या मतलब? ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर कहते हैं जी उड़ गया, कहते हैं ना जी, विंडो उड़ गई है जी, सॉफ्टवेयर उड़ गया है। वो कोई चीज़ थी तो उड़ गई ना, आइडेंटिफिएबल तो था, मनी भी नहीं था। लेकिन ये तो कभी नहीं हुआ कि सॉफ्टवेयर उड़ रहा है पकड़ लो। कभी ऐसा हुआ कि सॉफ्टवेयर उड़ने लगा पकड़ लो यार? इंटेंजिबल एसेट था, आइडेंटिफिएबल था, कुछ कहानी चल रही थी, मॉनिटरी एसेट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको ये AC क्या है? फिजिकली इसको टच कर सकते हैं, ठीक है। ये टेंजिबल एसेट है, IAS 16 था। लेकिन इसमें मसला यही आया, ये सॉफ्टवेयर जो हम कहते हैं उड़ गया, कुछ था तो उड़ गया ना, बंद हो गया सब कुछ, कंप्यूटर नहीं चल रहा, वन नोट नहीं चल रहा, क्यों? सॉफ्टवेयर उड़ गया है जी। उड़ गया, क्या उड़ते हुए पकड़ सकते थे हम? फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, जिस वजह से हमें इस स्टैंडर्ड को, अकाउंटेंट्स को ये स्टैंडर्ड जो है वो बनाना पड़ा, IAS 38, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट ऐसा एसेट है जिसके अंदर ये तीन खसूसियात पाई जाएं, आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे इस सॉफ्टवेयर की ही मिसाल ले लेते हैं। अब कोई बच्चा अभी क्लास के बाद आके कहेगा, सर ये जो सॉफ्टवेयर है ये जिस CD में होता है वो CD तो हम टच कर सकते हैं, तो फिर तो ये टेंजिबल हुआ, ये तो इंटेंजिबल नहीं है। तो क्लास के बाद खबरदार कोई आया तो, ठीक है। बेसिकली ये CD जो है, ये CD इंटेंजिबल एसेट नहीं है, इस CD के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर जो है वो इंटेंजिबल है। या हुकूमत आपको अक्सर ये लाइसेंसेस देती है, हमारे बहुत सारे सवाल के अंदर ये एग्जांपल्स होंगी, ये जो IAS 38 के पास पेपर्स के अंदर जो सवाल हम करेंगे इसमें लाइसेंसेस की एग्जांपल्स हर सवाल में तकरीबन आए होंगे। जैसे माइंस होती हैं, कानें, ठीक है, ये सारी हुकूमत की ओनरशिप में होती हैं। तो अगर कोई प्राइवेट बंदा उधर से, कोई मिसाल के तौर पे नमक की कान है, वो नमक एक्सट्रैक्ट करना चाहे, कोई खेवड़ा वाली साइड का कोई लड़का बैठा हो, ये सारी सॉल्ट रेंज के हिसाब से वहाँ पे माइंस, कोई है, कोई बचा है? कोई नहीं है, अच्छा चलो मैं खुद उसी साइड को, बहरहाल चलें, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपको एक स्पेसिफिक एरिया से माइनिंग की इजाज़त दी जाती है हुकूमत की तरफ से, एक लाइसेंस मिलता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सर्टेन पेमेंट करने के बाद। या आप, हाँ ठेका, भाई साहब कह रहे हैं ठेका, या जैसे दरिया जो है उसके, या समंदर जो है उसके किसी ऐसे हिस्से के ऊपर जहाँ मछलियाँ मिलती हों, वहाँ पे हुकूमत जो है वो फ़िशिंग के लिए किसी एक बंदे को लाइसेंस दे देती है। अब आप कहें कि ये भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ, ये भाई साहब कह रहे हैं शमीर हुसैन साहब के जी, ये मुझे ना फ़िशिंग लाइसेंस मिला है। आप कह रहे हैं कि ये फ़िशिंग लाइसेंस इंटेंजिबल है। ये देखें, मैं तो लाइसेंस को टच कर सकता हूँ, तो इंटेंजिबल है। तो बात वहीं पे आ गई कि ये कागज़ का टुकड़ा इंटेंजिबल एसेट नहीं है, बल्कि इसके पीछे मौजूद राइट टू फिश या राइट टू माइन जो है वो क्या है? इंटेंजिबल। तो बहरहाल इसके ऊपर बात इंशाल्लाह करेंगे। कल हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि हम ऑर्गेनाइजेशन, छुट्टी नहीं हो रही, मैंने पढ़ाना है कुछ, ठीक है। फिलहाल इसकी बात यहाँ रोके, मैं IAS 16 में जाने लगा हूँ, कॉस्ट डिटर्मिनेशन थोड़ी सी रिवाइज करा के फिर छुट्टी देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ मैं ये कह रहा था कि
कल हम बात ये शुरू करेंगे कि इंटेंजिबल जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनली जनरेट भी कर सकती हैं, जैसे फार्मूलाज होते हैं, पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है, उनके करवा लेते हैं हम, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये फार्मूला, ये जो कोक वाले हैं इनका टेस्ट अपना है, पेप्सी वालों का जो है वो अपना टेस्ट है, गोरे वालों का अपना टेस्ट है, क्या है उसके पीछे इनका फार्मूला है, ठीक है। वो फार्मूला इनका क्या है, एसेट ही है, फ़ायदा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली जनरेट करती हैं इंटेंजिबल्स, तो उनकी हम अकाउंटिंग इंशाल्लाह कल सीखेंगे। फिलहाल इतना ही। IAS 38 से स्पेसिफिकली जो बात करें ना प्योरली, तो सिर्फ एक डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन आपको पढ़ाई है, ठीक है। यहाँ तक को मसला है तो बताएं, क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं है ले लो। अच्छा जी, उसके बाद जी ये हमने क्वेश्चन कर लिया। अब ये थोड़ी सी बातें हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एज पर IAS 16। ये आपकी जब बुक आएगी उसका पेज 1 जो है वो यही पेज 1 यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है जो आप बुक कल खरीदेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें इसकी भी हम कर लेते हैं। अच्छा जी, याद तो होगा आपको ये भी, ये तो इंट्रो से पढ़ते आ रहे हैं, एसेट की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। जिनको भूल गया उन्हीं के लिए तो मैं ये बात कर रहा हूँ, वरना हम क्यों करते ये बात, ठीक है। तो अगले 10-12 मिनट हम इसके ऊपर ही बात करते हैं, या जितनी देर तक आपको समझ ना आए तब तक बात करते हैं, ठीक है। एसेट की कॉस्ट के अंदर क्या कुछ शामिल हो सकता है। स्टैंडर्ड ने कहा एसेट की कॉस्ट के अंदर उसकी परचेज प्राइस होती है, लेकिन उसमें से आपने माइनस कर देना है अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट है, और ऐड कर देना है उसमें नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को। ब्रॉडली, अभी आगे एग्जांपल्स पढ़ते हैं, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग स्टैंडर्ड ने क्या कहा, एसेट की कॉस्ट क्या है जी, एसेट की कॉस्ट जितने में आपने खरीदा, परचेज प्राइस। लेकिन अगर कोई डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया आपको, यानी कि 100 रुपये का ये पेन था, हम खरीदने गए दुकानदार के पास, हमने कहा यार हर महीने तुमसे ये पेन खरीदने आते हैं, उसने कहा चल यार तुम 90 का ले लो, ठीक है। 90 रुपये का उसने दे दिया, 10 रुपये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, उसको माइनस कर देना है, तो 90 रुपये कॉस्ट है इसकी, ठीक है ना। बहरहाल और भी चीज़ें हैं। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, लिखा हुआ है यहाँ पर, फिलहाल सुन लो फिर पढ़ लेते हैं। क्या एसेट की कॉस्ट में क्या शामिल है, उसकी परचेज प्राइस, उसकी परचेज प्राइस, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो वो, या रिबेट है तो वो क्या कर दो, लेस कर दो, लेकिन ऐड कर लेना अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा वो कहता है जी, हर वो खर्चा जो एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए ज़रूरी है उसको भी ऐड कर दो। काबिल इस्तेमाल हालत क्या होगी भाई, जिस हालत में मैनेजमेंट, बिजनेस जो है जिसने ये एसेट खरीदा है, जिस हालत में बिजनेस इस एसेट को चाह रहा है कि ये आ जाए, उस हालत तक आते आते सारे खर्चे इसकी कॉस्ट में ऐड करो। मिसाल के तौर पे आपने ये 2 AC खरीदे, दोनों 1,20,000 के हैं ईच, ठीक है। एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो 10 मंजिला, उनके पास जो है ना एक दफ्तर है, पूरा प्लाजा है, लेकिन लिफ्ट खराब हुई पड़ी है किसी वजह से, ठीक है ना। अब होगी ना खराब यार, ठीक है। अब इधर भी खराब है कहते हैं, अच्छा जी। तो अब एक AC जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे लगना है, और एक AC जो है वो 10th फ्लोर पे लगना है। जो ग्राउंड फ्लोर वाला AC है वो तो गाड़ी से निकाल कर उसी गाड़ी वाले ने ही अंदर रख दिया और लग गया, यानी वो 1,20,000 का था, तो समझो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी उन्होंने करके दी थी, बीच में शामिल था, तो 1,20,000 के अंदर ये एसेट हमारा इंस्टॉल हो गया। लेकिन जो 10वें फ्लोर पे जाना था, उस AC को 10वें फ्लोर पे ले जाने के लिए एक मजदूर को बुला के लाए, उसने कहा जी मैं तो ये 2,000 रुपया लूँगा, फिर ये इतना सामान 10वें फ्लोर पे लेके जाना है। तो हमने कहा ठीक है यार ले जाओ। अब सेम एसेट है, सेम ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदा है, लेकिन जो AC 10वें फ्लोर पे गया वो AC की कॉस्ट 1,20,000 होगी, 1,22,000 क्यों होगी, क्योंकि मैनेजमेंट की इंटेंडेड लोकेशन तक ले जाने के लिए ये 2,000 एडिशनल पे करना पड़ गया, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि एसेट की परचेज प्राइस में से कोई ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, कोई डायरेक्टली वो नॉन रिफंडेबल टैक्स है तो वो ऐड कर दो, ये तो होगी इसकी कॉस्ट। फिर हर वो कॉस्ट जो एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए इनकर हो,
काबिल इस्तेमाल हालत क्या है? जिस हालत में, जिस जगह पे, जिस कंडीशन, जिस लोकेशन में मैनेजमेंट उस एसिड को देखना चाह रही है, उस कंडीशन, उस लोकेशन तक जाते तक जितने भी खर्चे हैं वो भी एसिड कॉस्ट में ऐड कर दो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा इलेक्ट्रीशियन आ गया, उसने कहा 1,20,000 का एसिड खरीदा आपने, एसी खरीदा, ठीक है, मैं इंस्टॉल करने के 3,000 रुपये लूंगा, तो क्या है, इस एसी कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारे लिए? 1,23,000। और जो ऊपर पहुंचा था 10वें फ्लोर पे, 1,23,000 तो हो गया ही, 2,000 मजदूर ने भी ले लिया तो 1,25,000। बात समझ रहे हो ना? तो एसिड की कॉस्ट के अंदर क्या 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 शामिल करना है? परचेज प्राइस शामिल करनी है और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस शामिल करने हैं, कोई ट्रेड डिस्काउंट रिबेट हो तो माइनस कर देना है। फिर हर वो कॉस्ट जो एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए ज़रूरी हो, जो पढ़ के आपको पता लग जाएगी कि ज़रूरी खर्चा है एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए ज़रूरी खर्चा है, वो आपने एसिड कॉस्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, प्लस एक और चीज़ भी है जिस पे ज़्यादा जोर FR1 में नहीं दिया जाता था, यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि उस अमाउंट की कैलकुलेशन भी हमने IS 37 के अंदर सीखनी है, वो है कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, कॉस्ट ऑफ डी इंस्टॉलेशन भी कहते हैं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ऐड करते हैं ऐसे भी कॉस्ट में। इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है? एसी को इंस्टॉल करने की कॉस्ट। ठीक है, और आज ही हम खड़े होकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि एसिड की लाइफ के एंड पे हमें इसको रिमूव करने के लिए भी 1,000 रुपया पे करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कहता है इसको भी एसिड कॉस्ट में ऐड कर लो, आज इसको भी क्या करो, एसिड कॉस्ट में। तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं एसिड कॉस्ट में। क्या क्या कुछ शामिल होता है? नंबर 1 उसकी परचेज प्राइस और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, अगर कोई डिबेट वगैरह हो तो माइनस कर देना। नंबर 2 उसको काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक का हर खर्चा। और नंबर 3 डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक है, इसको डी कमीशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं, इसको डी इंस्टॉलेशन भी कह सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन करना हम सीखेंगे, 2 से 3 लेक्चर लगेंगे हमारे। भाई आप बात कर लो, फिर हम बाद में पढ़ लेंगे, ज़रूरी बात है आपकी। IS 37 के टॉपिक के अंदर जाकर हमने ये प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग के नाम से, डिसमेंटलिंग के नाम से एक टॉपिक आएगा, 2 से 3 दिन हमारे लगेंगे, जिसके अंदर हम इस फिगर को कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसलिए यहाँ पे जोर दिया जाता है। FR1 में चूँकि इसकी कैलकुलेशन नहीं होती थी, इसलिए हम कहते थे कि मैं सिर्फ इतना बच्चों को बता दिया करता हूँ। नॉर्मली उस्ताद ऐसे ही करते हैं कि वो कहते हैं अगर पर्चे के अंदर लिखा हुआ आ जाए तो ऐड कर देना, कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, वो करनी भी नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। क्यों? देखो ना, हम सवाल करेंगे, आज से बड़े बड़े सेटअप होते हैं, ऑयल रिफाइनरी आग किसी ने लगा दी, हुकूमत ने कह दिया जब वापस जाओ तो रिफाइनरी उखाड़ के भी लेके जाना है और इस साइट को भी रिस्टोर करके जाना है, सही बिल्कुल साफ़ सुथरा करके, गंद सारा जो डाला हुआ निकाल के ले जाना है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा आ रहा होता है। अब वो आज खड़े होकर अंदाज़ा लगाते हैं कि 20 साल बाद हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है, वो ऐड की जाती है। तो ये सारा सीखेंगे इंशाल्लाह वक्त आने पे, पहला लेक्चर तो नहीं ना सारा कुछ सिखा सकता, IS 37 के अंदर सीखेंगे। फिलहाल तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग जो है वो एसिड कॉस्ट में ऐड होनी है। वो अमाउंट कितनी होगी, वो किस दिन वाली वैल्यू होगी, उस किस दिन पर लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे, ये डिस्कशन फिलहाल हम नहीं कर रहे। इस पर 2 से 3 दिन हम पूरे लगाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इसकी एंट्री सीखेंगे, सारा कुछ करेंगे फिर। ठीक है, तो फिलहाल तो सिर्फ इतनी सी बात हमने की। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड कहता है कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइजेज परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज और नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। इंपोर्ट ड्यूटीज सवाल खामोश भी हो ना, नॉन रिफंडेबल ही होती हैं, इसलिए उनको हमेशा ऐड ही करना है। आफ्टर डिडक्टिंग एनी ट्रेड डिस्काउंट वगैरह हो तो माइनस कर देना। बाकी क्या क्या ऐड करना है जी? क्या क्या ऐड करना है जी? परचेज प्राइस में इंपोर्ट ड्यूटी ऐड कर लो, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? एनी कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग एसिड इनटू करंट लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। जो मैंने आपको कहा कि ज़रूरी खर्चे जो एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए हमें करने पड़े। ठीक है जी। और तीसरी चीज़ क्या है जी? इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट। सारी बातें ही वही हैं। ठीक है, तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं एसिड कॉस्ट के अंदर। क्या क्या कुछ शामिल होना है? जितने का खरीदा वो, ठीक है, कोई टैक्सेस है नॉन रिफंडेबल तो वो ऐड कर दो, उसके बाद सारे ज़रूरी खर्चे ऐड करो, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग भी ऐड कर दो। कह रहा है इनिशियल एस्टीमेट लगाते हैं हम, 20 साल बाद इतने पे करने पड़ेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। वो कैलकुलेशन में भी नहीं पढ़ना, उसको नहीं सोचना, बस कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एसिड कॉस्ट में ऐड होती है। ठीक है, सही है। पता है क्यों? देखो ना, 20 साल से फ़ायदा उठाना है इस एसिड से, फिर इसी एसिड को इंस्टॉल करने की वजह से ही तो उसको डी इंस्टॉल करना पड़ रहा है, वो कॉस्ट, वो भी उसको हम आज ही ऐड करके एसिड कॉस्ट पे फिर डेप्रीशिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी।
अब उसने आगे क्या किया जी, कुछ एग्जांपल्स दे दी। छुट्टी जल्दी देनी है आज मैंने आपको, टेंशन ना ले, ठीक है। जल्दी दूंगा, मैंने आपको बता दिया आपको 1:10 तक क्लास का टाइम है ना, ठीक है। हम इंशाल्लाह आज शायद 1 बजे तक पढ़ें, ठीक है, या उससे भी कम। पहला दिन है ना, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा सकता। कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग वैसे, कितनी देर क्लास होगी? बस अभी देखो पूरा घंटा भी नहीं हुआ। भाई ने और नहीं ना बताए, मिनट्स बताए, 75 मिनट्स हो गए हैं। अच्छा वो 1 घंटा 15 मिनट होते हैं, चलो 5-10 मिनट और पढ़ लो, ठीक है ना। पहला दिन है ना, ये ना हो कल सारे आए ना। जो नहीं आए हैं मुझे उनकी समझ नहीं आ रही है, उन्होंने कैसे समझ लिया कि आज पढ़ाई नहीं होगी? इतना टाइम है हमारे पास क्या? अल्लाह अकबर जी। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूट, एग्जाम्पल्स हैं जी कुछ। कहता है जी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने कुछ लेबर लगाई हुई है, अपनी लेबर को ही आपने रखा हुआ है, वो बिल्डिंग बना रही है। अब वो लेबर जो है उसको आपने जो सैलरीज वगैरह पे की वो एसिड कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, आपने रखा ही उसी का। अच्छा नहीं यार, सॉरी यार, चलो आप उससे कंफ्यूज हो रहे हैं जी। आपने मजदूर बुलाए और बिल्डिंग बना रहे हैं, हूँ ठीक है, हाँ मजदूर बुलाए हैं, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। उन मजदूरों को जो आपने पैसे दिए, तनख्वाहें दी, ठीक है, उनको जो मजदूरी दी वो एसिड कॉस्ट में ऐड होगी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है भाई, उसके बगैर वो बिल्डिंग बन ही नहीं सकती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर वो कहता है, उसने क्या कह दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट्स कह दिया उसने, मतलब उसने ब्रॉड कैटेगरी में बात कर दी, सिर्फ सैलरी नहीं। अगर आपने उनको कोई बोनस दे दिया है, आपने उनको कोई और अलाउंस दे दिया है जो टैक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो वो उसने कहा जितने भी बेनिफिट्स आपने एम्प्लॉयज़ को दिए हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर रहे हैं, अराइजिंग, आप वाली बात है कि एक्स्ट्रा पे किया, यानी डायरेक्टली अराइज हो रहे हैं फ्रॉम एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट, तो वो एसिड कॉस्ट में ऐड होने वाला खर्चा होता है। फिर साइट को प्रिपेयर करने की कॉस्ट, बिल्कुल आपने वो जो है वो फाउंडेशन लेकर, या प्लांट आपने ख़रीदा है उसको इंस्टॉल करना है, तो पहले आपने वो फाउंडेशन तैयार किया, उसको आपने वो जो फाउंडेशन तैयार की, साइट प्रिपेयर किया, उसको आप एसिड कॉस्ट में ऐड करोगे, ठीक है, सीरियस हो जाए। फिर इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस बिल्कुल ऐड करेंगे। इंस्टॉलेशन और असेंबली कॉस्ट ऐड करके, काटा नहीं है मैंने, ये अंडरलाइन किया, ठीक है। इंस्टॉलेशन या असेंबली कॉस्ट क्या है, एसिड की कॉस्ट में ऐड करने हैं, डायरेक्ट एग्जांपल्स दिए हैं स्टैंडर्ड ने कुछ, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर एसिड इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग जो है वो एसिड कॉस्ट में ऐड होती है। अगली बात भी आपको याद है कि अगर आपने टेस्ट रन किया प्लांट को, उसमें कुछ आउटपुट प्रोड्यूस हो गई, अब उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, टेस्ट रन के लिए कुछ खर्चा तो आपने किया ना। मिसाल के तौर पे आपने कुछ मटेरियल खरीदा होगा, कोई लेबर खड़ी की होगी, कुछ ओवरहेड्स लगे होंगे, तो मिसाल के तौर पे आपको जो है वो 100 रुपये की कॉस्ट पड़ गई, ठीक है जी। टेस्टिंग कॉस्ट कितनी पड़ गई आपको, टेस्ट रन कॉस्ट पड़ गई आपको 100 रुपया। लेकिन जो आउटपुट आपकी जो टॉफ़ियाँ बन गई चेक करते करते, आपने कहा चलो यार इनको हम बेच देते हैं, तारुफी कीमत पे बेच देते हैं, एडवर्टीजमेंट ही हो जाएगी। अब वैसे वो 100 रुपये कॉस्ट पड़ी है, लेकिन आपने उसको कॉस्ट से भी कम पे बेच दिया, चलो यार थोड़ी सी मशहूरी हो जाएगी कंपनी की, तो आपको वो टॉफ़ियाँ बेच कर जो प्रोसीड्स आई, प्रोसीड्स ऑफ आउटपुट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेस्ट रन आउटपुट, ठीक है जी। टेस्ट रन आउटपुट की जो प्रोसीड है, मिसाल के तौर पे आपने वो जो है वो 30 रुपये की बेच दी, तो अब मुझे बताओ आपको एसिड कॉस्ट के अंदर 100 रुपये ऐड करना चाहिए, 70? एसिड की कॉस्ट में ये टेस्ट रन ऐड क्यों हो रहा था? क्योंकि ये ज़रूरी खर्चा था एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए। क्या मतलब, ओ भाई चेक भी तो करना है, इतनी इतनी टॉफ़ी बनाने का सोचा है, वो चॉकलेट बनाने लग जाए, हम मटेरियल महंगे, तो टेस्ट रन तो करेंगे ना। अब हमारा एसिड जो है वो हमारे हिसाब से तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, तो ज़रूरी खर्चा था। वो ज़रूरी खर्चा क्या था, कुछ मटीरियल लिया, कुछ लेबर लगाई, कुछ ओवरहेड लगाए, तो 100 रुपया हमारा टेस्ट रन के ऊपर लग गया, ठीक है। अब इस टेस्ट रन की आउटपुट से 30 रुपये रिसीव हुए हैं, तो जब इस टेस्ट रन की कॉस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो इस टेस्ट रन की आउटपुट से जो प्रोसीड हुई हैं उसको भी रेवेन्यू मत बनाओ ना,
जब इसको एक्सपेंस नहीं बना रहे हो, इसको रेवेन्यू भी मत बनाओ, इसको एसेट कॉस्ट में ऐड कर रहे हो तो इसको भी एसेट कॉस्ट में से माइनस करना होता है। तो अलग अलग ऐड माइनस करने की बजाय हम नेट करके नेट सेल प्रोसीड्स को एसेट कॉस्ट में क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। याद आ रही हैं बातें? तो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर एसेट इज फंक्शनिंग, ये अब ना सवाल आएंगे पास पेपर, उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, तो अब वो बातें क्योंकि भूली होती हैं, अब IAS 12 के अंदर भी ये इस 38 के अंदर भी ये चीज़ें आएंगी, वो आ जाए करेंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये तो हमने इंट्रो में पढ़ा था या FAR 1 में पढ़ा था, तो इसलिए चीज़ें जो है वो रिवाइज हो रही हैं, कोई बात नहीं। तो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली आफ्टर डिडक्टिंग नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग एनी आइटम्स सच एज सैंपल प्रोड्यूस व्हेन टेस्टिंग इक्विपमेंट। तो नेट प्रोसीड्स को आपने माइनस करना है, नेट आफ्टर डिडक्टिंग नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग एनी आइटम, ठीक है। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग को ऐड करना है। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग क्या है, एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ठीक है। उनको आपने कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग को आपने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कहा है, यानी एसिड कॉस्ट में ऐड करना है, लेकिन कब, आफ्टर डिडक्टिंग प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग द आइटम प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट रन, ठीक है जी, सही है। तो ये एग्जांपल्स हो गई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की। एक दफ़ा पढ़ लें, ये ABC पढ़ लें और एग्जांपल्स पढ़ लें। कोई मसला है तो पूछें, फिर मैं आगे चलूँ। थोड़ी सी बात रह गई है, फिर छुट्टी देता हूँ। कोई काम है, कोई काम है तो बैठ जाओ, फिर खड़े क्यों हो यार। देखो एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, सवाल भी था FAR 1 में, भाई कह रहा है, एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन या इंस्टॉलेशन। इसका मतलब ये है कि आपने अपने मैनेजर को कहा कि भाई साहब आप इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज करें, आपको हम 1 लाख तनख्वाह तो देते थे महाना, हर 3 महीने तक इंस्टॉलेशन चलनी है तो हर महीने आपको 20-20 हज़ार एक्स्ट्रा देंगे हम। तो 1 लाख तो संक कॉस्ट है, वो डिसीजन के लिए हमारे रेलेवेंट नहीं है। इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज करे या ना करे, वो 1 लाख रुपए हमने उसको देने ही देना है। वो 1 लाख रुपए हमारे एसिड की वजह से खर्चा नहीं पड़ा, ये एसिड का ज़रूरी खर्चा नहीं है, ये खर्चा तो वैसे ही होना है। हाँ, अगर हमने उसको ये कहा कि इन 3 महीनों में हर महीने आपको एक्स्ट्रा 20 हज़ार देंगे, जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट इधर कर रहे हैं, तो वो 20 हज़ार रुपये 20 60 हज़ार रुपये एसिड कॉस्ट में ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका एडमिन खर्चा ऑलरेडी हो रहा है, आपका मैनेजर सैलरी ऑलरेडी ले रहा था, वो इंस्टॉलेशन होती या ना होती वो सैलरी उसको जानी ही थी, तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ ही क्या लिखा हुआ है, अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो वो 1 लाख रुपए की जो सैलरी उसकी जा रही है, उसमें से 40 हज़ार जो है, जो आप 40% करके निकाल रहे हैं, वो तो बेटा ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन होती या ना होती वो तो इनकर कर रहे थे हम, तो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है, उसको एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करना, ठीक है। हाँ, अगर कोई एडिशनल पैसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे करें उसको हम कंपनसेशन के तौर पे, तो वो एसिड कॉस्ट में ऐड करेंगे। और जी चलें आगे। नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसिड, ये चीज़ें एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करनी। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी, क्या मतलब, लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे, ओपनिंग सेरेमनी, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, ये दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं, ठीक है ना। ये एडवर्टीजमेंट के अंदर, प्रमोशनल के अंदर, आप प्रमोशन के अंदर आ जाइए, दोनों चीज़ें क्या हैं, आपने वो मतलब अपना नया प्लाज़ा बनाया, वहाँ पे आपने एक जो है वो एक लंच रख दिया, डिनर रख दिया। अब ये लंच या डिनर के पैसे आप एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपने न्यू फैसिलिटी को ओपन करने के लिए कॉस्ट भरी है, या आपने न्यू प्रोडक्ट या सर्विस को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक एडवर्टीजमेंट स्टंट किया है, ठीक है ना, प्रमोशनल स्टंट किया आपने, तो ये एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करना, क्योंकि एसिड काबिल इस्तेमाल हालत में आ चुका होता है, उसके बाद आप ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है, समझें बात। फिर कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर। मैं बच्चों को एग्जांपल दिया करता हूँ अक्सर, कोई KPK के बच्चे बैठे हुए हैं, हाथ खड़ा करें KPK के, आप KPK के बच्चे बैठे हुए हैं, ये कहते हैं सर आप उधर ही आके ना हमें जो है ना वहाँ पे पढ़ा दिया करें। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, हम 2-3 उस्ताद जो है ना
शरद नान और मैं वो हम उधर आ जाते हैं, लेकिन फिर पहले जो है ना हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग जो है किसकी होगी, हम पश्तो लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है, तभी जाके वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे ना, वरना तो ये पता नहीं आपस में क्या बात कर लें हमारे खिलाफ हैं। तो अब ये जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है क्या है, ये क्या कॉस्ट हो रही है, ये कॉस्ट हो रही है इनकर, ताकि हम कंडक्ट कर सकें बिजनेस को पिशावर में जाकर या न्यू क्लास ऑफ कस्टमर्स के साथ जाकर। तो ये कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग हो गई। अभी आपको बताया है कि ट्रेनिंग करने के बाद आप एम्प्लॉय को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट के बाद भी आप कस्टमर को कंट्रोल नहीं। IS38 ने ना ये दोनों चीज़ें एक्सप्रेस, कल इंशाल्लाह कल या परसों देखेंगे, ये दो चीज़ें एक्सप्रेसली IS38 ने लिखी हुई हैं। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी एसेट नहीं बन सकता। क्यों? ट्रेन कर लो एम्प्लॉय को, कंट्रोल है नहीं है, मजबूर कर सकते हो रुकने पे। एडवर्टीजमेंट की जो है वो अखीर कर दो आप, क्या कस्टमर को आप मजबूर कर सकते हो कि वो आपकी चीज़ खरीदे? नहीं खरीदे तो नहीं मजबूर कर सकते, इसलिए ये खर्चे ही हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। तो आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिख सकते हैं कि पश्तो सीखने के लिए खर्चा किया, ट्रेनिंग की, ठीक है ना, ताकि हम पेशावर में बिजनेस कर सकें। तो ये क्या है, ये एक्सपेंस होगा, एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर एडमिन और जनरल ओवरहेड्स जो हैं, जो एडमिन ओवरहेड्स हैं, जो बिजली चल रही थी वो तो चल ही रही थी, ठीक है। आपको जी ये बिजली का बिल जो है ये इस AC की वजह से जो है वो, भाई AC अपनी जगह पे कॉस्ट 1,20,000 की इनकर या इंस्टॉलेशन 5,000 पड़ गई, 5,000 इंस्टॉल 1,25,000 में ये इंस्टॉल हो गया मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब आप कहो कि जी ये बिजली का बिल भी इसमें ऐड करते जाएँ, अल्लाह के बंदो, फिर तो 5 साल बाद ये AC 1.25 लाख का खरीदा है तो ये 10 लाख का बन जाएगा। हर महीने का बिल इसमें ऐड करते जाओ हर साल का। ऐसा तो पेट्रोल आपने जो बाइक ली है, अगर 1 लाख रुपए की ली है तो 3 साल बाद वही 5 लाख की हो जानी है। कैसे जी? हर दफ़ा पेट्रोल डलवाते हैं तो क्या कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं। तो एडमिन जनरल ओवरहेड्स को एसिडी कॉस्ट में ऐड आपने नहीं करना होता, ठीक है। फॉरवर्डिंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट, ये भी नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कॉस्ट पेड वाइल आइटम इज येट टू बी ब्रॉट इन टू यूज़, ये अच्छी एग्जांपल बन सकती है इसकी। मिसाल के तौर पे रिसेंट वालों ने एक जनरेटर ख़रीद लिया, ठीक है। वो जनरेटर नया ख़रीद के इन्होंने जब लेकर आए तो देखा कि अभी पुराना जनरेटर चल रहा है। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा है, फिलहाल इसी को चलने दो, ये नए जनरेटर को यूज़ नहीं करते। ये साथ वाली बिल्डिंग है, साथ वाली बिल्डिंग के सामने काफ़ी जगह खाली है, साइड पे करके इन्होंने वहाँ पे रख दिया और साथ वालों को कहा कि भाई आपको ना हम ये फ़िलहाल रख लें, आपको हम इसका हर महीने किराया देते रहेंगे। हमें मिसाल के तौर पे हम 1 लाख रुपए किराया देंगे आपको इसका, ठीक है। अब इन्होंने 30 लाख रुपए का मिसाल के तौर पर जनरेटर ख़रीदा था, 6 महीने वो वहाँ पड़ा रहा, तो आप कहोगे जी अब ये 36 लाख का हो गया। क्यों? क्योंकि एसिड को हर महीने इसको जो है वो हमने 1 लाख रुपए किराए के ऊपर जो है वो रखा था, ठीक है। 1 लाख रुपए किराया पे करते रहे, तो अब ये जो है वो 6 लाख ऐड होकर ये 36 लाख का हो गया। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है कॉस्ट पेड वाइल आइटम इज येट टू बी ब्रॉट इन टू यूज़। जनरेटर इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुआ तो आप कोई कॉस्ट पे कर रहे हो उसके ऊपर, उसको आपने एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं कर देना, ठीक है। वो आपका एक्सपेंस है, वो अलग है। एसिड तैयार है इस्तेमाल होने के लिए, आप नहीं कर रहे हैं तो आपका कसूर है। इस किराए को एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। या आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फुल कैपेसिटी पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिलहाल वो आपने साथ ही रखा हुआ है, ठीक है। तो वो आपने जो अभी वहीं पे रख के मिसाल के तौर पे चला दिया, अभी अब वो कह रहे हैं जी अभी कम कैपेसिटी पे चल रहा है इसलिए कुछ हमें जो है वो पैसे इनकर करने पड़े। स्टैंड कहता है नहीं, इसको एसिड कॉस्ट में आपने ऐड नहीं करना। इसी तरह से इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस भी होते हैं। क्या मतलब? आपने एक प्लांट लगाया है, अब प्लांट लगा के आप कह रहे हैं जी कि इसके अंदर हम जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं बस सोना नहीं है, बस 2-3 मिनट और चाहिए, ठीक है, बस बात ख़त्म हो गई, ठीक है। आप कहते हैं कि जी इस एसिड से जो हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया है ना वो अभी बिकी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे एसिड की इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी नहीं बनी है। तो इनिशियली ये पहले 6 महीने में जो ये चला है इसमें लॉस आया है, तो ये लॉस को एसिड कॉस्ट में ऐड कर दें। स्टैंड कहता है बेवकूफ़ी मत करो, एसिड तैयार होकर चलने लग गया है, एसिड बिल्कुल रेडी, जिस दिन एसिड ग्र करके रेडी टू यूज़ हो जाए टेस्ट रन के बाद, उसके ऊपर कॉस्ट ऐड करना रोक देते हैं हम। उसके बाद अब वो एसिड चल रहा है, उस एसिड के चलने से आउटपुट बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो आउटपुट आप बेच नहीं पा रहे, तो इसमें स्टैंडर्ड इसका एसिड का क्या कसूर है? स्टैंडर्ड कहता है कि आपने 100 रुपये की चीज़ें बनाई, ठीक है, अभी बेची सिर्फ आपने उनको 70 रुपये की मिसाल के तौर पर बेची है, 100 रुपये की चीज़ें नहीं बेच सके, तो आपको इनिशियल 30 रुपये का लॉस आ गया। आपको जी ये
एसिड कॉस्ट में ऐड करते हैं क्योंकि अभी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहा या अभी डिमांड नहीं बनी है। स्टूडेंट कहता है इंसान बन जाओ, ठीक है ना, इसको एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं कर लेना, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग या रीऑर्गेनाइजेशन, ये इंशाल्लाह वैसे हमने रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट IAS 37 में पढ़नी है तफसील से, लेकिन बहरहाल छोटी मोटी बात ऐसी हल्की बुल्की यहाँ पे कर देते हैं इस पॉइंट के ऊपर भी। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग का मतलब ये है कि आप मिसाल के तौर पे आज जो है वो यहाँ पर आपने सिंध के अंदर अपनी एक स्पिनिंग यूनिट लगाया हुआ था, आपने उसको कहा कि जी चलो हम इसको लेकर चलते हैं पंजाब में लाहौर के अंदर इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे पतोगी के पास, ठीक है जी, जगह ले लिया आपने। अब वो प्लांट आप जो वहाँ से उठाकर यहाँ पर लाए हैं, तो ये रीलोकेशन की जो कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कहता है इसको एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करना, इस एसिड कॉस्ट में ऐड करना नहीं बनता, वो चल तो रहा था अच्छा भला, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी, इनको आपने एक दफ़ा घर पर जो है वो पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छा, होमवर्क क्या करें? बेटा उस पर रेंट नहीं होता, नॉर्मली अगर आप ब्लेड उठाए ना तो उस पर वो चार्जेस डालते हैं, जिसका बातें नहीं करें भाई, हर किसी का सवाल आपका सवाल है मेरे चांद। आपने पोर्ट के ऊपर छोड़ दिया पड़ा हुआ वहाँ पे, सुकने डाल दिया अपना ऐसे, ठीक है, उठा के नहीं ला रहे, तो पोर्ट वालों ने कुछ दिन बस जो अलाउड है बस वही आपको छोड़ना है। लेट हो गए तो उन्होंने आपसे डेमरेज चार्जेस वसूल करने हैं। डेमरेज चार्जेस क्या होते हैं कि आपने पोर्ट से अपने एसेट को टाइम से उठाया नहीं, तो उसको तो बचपन से एक बात सिखाई जाती है, कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए उसको पोर्ट पे 1 महीना रख के सुखाना ज़रूरी नहीं था, ठीक है ना, वो आपकी सुस्ती और काहली की वजह से वो कॉस्ट आपको पड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी नाअहली की वजह से अगर कोई डैमेज हो जाए तो वो आप एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करते, बिल्कुल उसी तरह से ये डेमरेज चार्जेस को भी एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करते। और जी और कोई बच्चा जी सवाल है? होमवर्क फिर क्या करेंगे? यही रिवाइज कर लेंगे, बड़ी मेहरबानी, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, होमवर्क कोई नहीं है, ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।